बैक्टीरिया का बहुत बड़ा रेंज होता है। कुछ बैक्टीरिया बहुत कम टेम्परेचर में रह सकते हैं, कुछ बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में रह सकते हैं। तो ये जो पूरी की पूरी रेंज है जो उस एनवायरमेंटल कंडीशन को टॉलरेट कर सकते हैं, वो भी निश के अंदर आती है। तो आपका एक घर है बेटा, उसी तरीके से हर ऑर्गेनिज्म का घर होता है। उस घर को हम डिफाइन कैसे करते हैं? जैसे आपका अपना एक एड्रेस है जहाँ पर आप फिजिकली प्रेजेंट होते हो। मैंगो के पेड़ को सिर्फ ट्रॉपिकल कंट्रीज में ही देख सकते हो। तो मैंगो के पेड़ को जाकर के कनाडा में ढूंढोगे, जर्मनी में ढूंढोगे, नहीं मिलेगा, बिकॉज दे आर टेम्परेट कंट्रीज। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ एनसीईआरटी वाला, एंड दिस इज यशिका मैम। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बेटा इस सीरीज में नया चैप्टर का रिवीजन। नया चैप्टर का नाम है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, और ये सबसे पहला चैप्टर है बेटा हमारी इकोलॉजी यूनिट का। तो अब से आपकी इकोलॉजी की यूनिट शुरू होने वाली है। और इकोलॉजी का मतलब क्या होता है बेटा? लॉजी का मतलब होता है स्टडी। इको वर्ड किससे रिलेट कर पा रहे हो? अपने इकोसिस्टम से, अपने एनवायरमेंट से। तो उसकी स्टडी को हम बोलते हैं इकोलॉजी। तो आइए इस चैप्टर को हम और डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहली बात तो बेटा इस चैप्टर में एनसीईआरटी ने पढ़ाया क्या है, आपको दो वर्ड के बारे में समझना है। एक है ऑर्गेनिज्म, जिसका मतलब होता है बेटा इंडिविजुअल। ठीक है, इकोलॉजी किससे बना है बेटा? इकोलॉजी की जो बेसिक यूनिट होती है उसको हम क्या कहते हैं बेटा? ऑर्गेनिज्म। जैसे आई एम एन ऑर्गेनिज्म, आई एम एन इंडिविजुअल। ठीक है, आप एक स्पीशीज हो, आप एक ऑर्गेनिज्म हो, आप एक इंडिविजुअल हो, है ना। और ग्रुप जो होता है ऑर्गेनिज्म का, जो ग्रुप होता है सेम इंडिविजुअल्स का, उसको हम क्या कहते हैं बेटा? ग्रुप ऑफ सेम इंडिविजुअल्स को हम क्या कहते हैं बेटा? पॉपुलेशन। जैसे हम बोलते हैं ना ह्यूमन पॉपुलेशन, सुना होगा आपने, ह्यूमन की पॉपुलेशन कितनी है? तो पॉपुलेशन सिर्फ ह्यूमन की बताई जा रही है। ह्यूमन एक इंडिविजुअल है। जब एक इंडिविजुअल के ग्रुप को कंसिडर किया जाता है बेटा, उसको पॉपुलेशन कहते हैं। अगर डॉग की पॉपुलेशन काउंट करी जाएगी तो डॉग की ही करी जा रही है, सेम स्पीशीज की, सेम इंडिविजुअल की, तो वो डॉग की पॉपुलेशन है। गेटिंग माय पॉइंट? तो इस चैप्टर में बेटा हमें एक ऑर्गेनिज्म या एक इंडिविजुअल के अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक मिलते हैं। एक इंडिविजुअल जब एक एनवायरनमेंट में रहता है तो उस एनवायरनमेंट में रहने के लिए क्या क्या रिस्पॉन्स शो करता है, कैसे अडेप्ट करता है। जो डेजर्ट में ऑर्गेनिजम्स हैं वो कैसे अडेप्ट कर रहे हैं, जो बहुत ठंडी जगह पर है वो ऑर्गेनिज्म कैसे अडेप्ट कर रहे हैं। तो हमें एक ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड उसकी इकोलॉजी पढ़नी है। देन आफ्टर द ऑर्गेनिज्म बेटा हमें विथ रिस्पेक्ट टू पॉपुलेशन उसकी इकोलॉजी पढ़नी कि पॉपुलेशन का ग्रोथ कैसा होता है, पॉपुलेशन मॉडल क्या होती है, ग्रोथ मॉडल क्या होती है, एक पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं। और जब हम पढ़ लेंगे तो हमारा ये चैप्टर का रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा, है ना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहला इकोलॉजी। तो लॉजी का मतलब क्या होता है बेटा? लॉजी का मतलब होता है स्टडी। स्टडी ऑफ इंटरैक्शन, या आप कह सकते हो इंटर रिलेशनशिप बिटवीन components of ecosystem, that is biotic component and abiotic component। इकोलॉजी के बेटा 4 लेवल्स होते हैं। सबसे बेसिक लेवल क्या होता है? ऑर्गेनिज्म। दिस इज द बेसिक यूनिट, जिसको हम क्या बोलते हैं? इंडिविजुअल। जब इंडिविजुअल का ग्रुप हो, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल को हम क्या बोलते हैं बेटा? पॉपुलेशन। अब आप अपने एनवायरनमेंट में देखो बेटा, क्या एक ही स्पीशीज का ग्रुप है? इंसान भी है, डॉग भी है, कैट भी है, गाय भी है, घास भी है, पेड़ भी है, ठीक है, मैंगो की स्पीशीज हैं, ठीक है, ग्रासेस हैं। तो बहुत सारे ग्रुप हैं। तो बहुत सारे जब पॉपुलेशन मिल जाते हैं तो क्या बनता है बेटा? तब बनता है कम्युनिटीज। और बहुत सारे कम्युनिटीज क्या बनाते हैं आगे जाकर के? बायोम। तो एनसीईआरटी में बेटा यही 4 लेवल्स दिए हैं। किसके बेटा? दीज आर दी 4 लेवल्स ऑफ इकोलॉजी। ऑल्दो और भी लेवल्स होते हैं बेटा, बट वो लेवल्स आपको पढ़ने नहीं हैं।
ठीक है, आपके एनसीईआरटी में देखो लिखा हुआ है इकोलॉजिकली बेसिकली कंसर्न्ड होती है 4 लेवल से, जिसमें इसकी सबसे बेसिक यूनिट कौन सी होती है बेटा, ऑर्गेनिज्म या इंडिविजुअल। ठीक है, यहां से इकोलॉजी शुरू होती है। इस चैप्टर में आपको सिर्फ ऑर्गेनिज्म वाला लेवल पढ़ना है और पॉपुलेशन वाला लेवल पढ़ना है। कम्युनिटीज वाला लेवल यहां पर नहीं पढ़ना है, अगले चैप्टर इकोसिस्टम में पढ़ोगे। ठीक है, कम्युनिटीज का मतलब क्या है, बहुत सारी पॉपुलेशन आ गई, बहुत सारी में क्या है, ग्रास की भी है, प्लांट्स की भी है। ठीक है, उसमें बहुत सारे ग्रास हॉपर भी हैं, फ्रॉग भी है, सांप का भी ग्रुप है। तो क्या होगा बेटा, कम्युनिटीज में जो आपको इकोलॉजी पढ़नी होती है इंटरैक्शन वाली, वो होती है फूड चेन और वो होती है फूड वेब। तो आपको इस चैप्टर में फूड वेब और फूड चेन नहीं पढ़ना है। दैट मीन्स कम्युनिटी लेवल वाला इकोलॉजी आपको अगले चैप्टर इकोसिस्टम पढ़ाएगा। आपको यहां पर सिर्फ ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन पढ़ना है। ठीक है, अब ऑर्गेनिज्म एक इंडिविजुअल, जैसे आपका एक घर है बेटा, उसी तरीके से हर ऑर्गेनिज्म का घर होता है। उस घर को हम डिफाइन कैसे करते हैं, जैसे आपका अपना एक एड्रेस है जहां पर आप फिजिकली प्रेजेंट होते हो, है ना। सिमिलरली बेटा, ऑर्गेनिज्म जिस जगह पर प्रेजेंट होता है फिजिकली, उसको हम क्या कहते हैं, हैबिटेट कहते हैं। क्या कहते हैं, और इस हैबिटेट में बेटा बायोटिक और एबायोटिक दोनों कंपोनेंट आएगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल बेटा, फॉर एग्जाम्पल ये पेड़ है। ठीक है, पेड़ क्या है, एक लिविंग प्लांट है, सॉरी एक लिविंग स्पीशीज है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये एक इंडिविजुअल है, ये बायोटिक कंपोनेंट हो गया। ये प्रेजेंट कहाँ है बेटा, सॉइल में। सॉइल क्या है बेटा, एक एबायोटिक कंपोनेंट। ठीक है, तो जहां पर ये पेड़, जहां पर ये बायोटिक कंपोनेंट मौजूद है, दैट इज सॉइल, तो ये इसका फिजिकल एड्रेस है। ठीक है, तो एक ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट कहाँ होता है फिजिकली, उसको हम बोलते हैं हैबिटेट। और एक ऑर्गेनिज्म को हैबिटेट को इन्फ्लुएंस करने के लिए बेटा बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। वो फैक्टर्स आप डिस्कस करोगे जब हम एबायोटिक फैक्टर्स की चर्चा करेंगे। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को हैबिटेट और निश में फर्क नहीं समझ में आता। देखो, निश को हम कैसे डिफाइन करते हैं बेटा, निश को हम डिफाइन करते हैं, देखो मैं आपको यहां डिफाइन करके बताती हूं, व्हाट इज निश एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम हैबिटेट। निश को हम कहते हैं बेटा, इट इज द फंक्शनल रोल परफॉर्म्ड बाय ऑर्गेनिज्म, functional role performed by organism जहां पर वो रहता है, जहां पर वो रहता है। रहता है मतलब निश में हैबिटेट भी आ गया, और जहां पर वो रह रहा है बेटा, वो काम क्या कर रहा है, दैट मीन्स फंक्शनल रोल भी आ गया। दैट मीन्स वो वहां पर रह करके काम क्या कर रहा है, उसका प्रोफेशन क्या है, उसका जॉब क्या है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी फिलहाल इस रूम में मैं प्रेजेंट हूं, तो ये मेरा हैबिटेट हो गया फॉर अ टाइम बीइंग, और मैं यहां पर रह करके क्या कर रही हूं, लेक्चर डिलीवर कर रही हूं, आपको पढ़ा रही हूं, है ना। तो ये मेरा काम प्लस मेरा रहना आ गया, तो ये मेरा निश हो जाएगा। आप अभी पढ़ने के साथ साथ जिस कमरे में हो, तो उसमें रहना और आपका जॉब दोनों डिफाइन हो गया, तो वो निश है। तो निश में हैबिटेट के साथ साथ वो क्या करता है वो भी आ जाता है। हैबिटेट में सिर्फ वो रहता कहाँ है वही आता है। ठीक है, और जैसे कुछ कुछ बैक्टीरियाज होते हैं बेटा, बैक्टीरियाज का बहुत बड़ा रेंज होता है। कुछ बैक्टीरिया बहुत कम टेम्परेचर में रह सकते हैं, कुछ बैक्टीरिया बहुत ज्यादा टेम्परेचर में रह सकते हैं। तो ये जो पूरी की पूरी रेंज है जो वो एनवायरमेंटल कंडीशन को टॉलरेट कर सकते हैं, वो भी निश के अंदर आती है। ठीक है, हम कहते हैं दो स्पीशीज का सेम निश नहीं हो सकता। टू स्पीशीज कैनॉट हैव सेम निश। वाई, जैसे फॉर एग्जाम्पल बेटा ये प्लांट है, ये सॉइल में रह रहा है, तो प्लांट का चलो सॉइल हैबिटेट है, ठीक है, हैबिटेट सेम हो सकता है बट निश सेम नहीं हो सकता। ऐसे कैसे मैम? ऐसा इसलिए बेटा, देखो इस प्लांट का रोल क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ दिस प्लांट। ये प्लांट प्रोड्यूसर है।
प्रोड्यूसर का मतलब इसका काम है फोटोसिंथेसिस करना और हमारे लिए ऑक्सीजन बनाना, ये काम है इसका इकोसिस्टम में। इसी सेम हैबिटेट में बेटा, इसी सेम हैबिटेट में बैक्टीरिया है। दो बैक्टीरिया और इस प्लांट का हैबिटेट भले सेम है, बट इनके निश को सेम बोल सकते हो क्या? इनके काम को सेम बोल सकते हो? नहीं। इसका काम है प्रोड्यूसर, फोटोसिंथेसिस करना, और बैक्टीरिया का काम है जो मर चुके हैं उनको डीकंपोज करना, तो ये डीकंपोजर की तरह काम कर सकता है। तो देख लो, बैक्टीरिया का रोल है डीकंपोज करना एज अ डीकंपोजर, और प्लांट का रोल है प्रोड्यूसर। दो रोल अलग अलग है, दैट मीन्स निश अलग अलग है। तो दो स्पीशीज कैन नॉट हैव अ सेम निश, ठीक है। और बेटा ये इसलिए भी किया गया है कि स्पीशीज एक साथ रह तो लें और कंपटीशन भी अवॉइड हो जाए, क्योंकि बेटा अगर इनका रोल सेम होगा तो इनके बीच में लड़ाई होगी, और लड़ाई की वजह से क्या होता है बेटा, स्पीशीज एक्सटिंक्ट कर जाते हैं। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो इस प्लैनेट पर कोई बचेगा ही नहीं। तो सब संतुलित तरीके से चलता रहे। टू स्पीशीज का निश सेम नहीं होना चाहिए इन ऑर्डर टू अवॉइड कंपटीशन। अगर कभी होता है तो भैया लड़ाई होगी, और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो फिट रहेगा वो सर्वाइव करेगा, जो नहीं लड़ाई कर सकता वो निकल चलेगा, ठीक है। तो ये होता है बेटा इकोलॉजिकल निश के बारे में। और देखो इकोलॉजिकल निश के बारे में क्या लिखा हुआ, ये कंसेप्ट दिया था बेटा जे ग्रेनल ने। ये क्या बताता है बेटा, रेंज ऑफ कंडीशन जो एक ऑर्गेनिज्म टॉलरेट कर सकता है। जैसे बैक्टीरिया के केस में आर्की बैक्टीरिया, ठीक है, आर्की बैक्टीरिया एक्सट्रीम कंडीशन पे रहना पसंद करते हैं, कुछ बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर, कुछ बहुत कम टेम्परेचर पर। तो आर्की बैक्टीरिया का वो पूरा का पूरा रेंज, एक्सट्रीम वाला, वो पूरा का पूरा उनका निश को डिफाइन करता है, ठीक है। वो रिसोर्स क्या यूटिलाइज कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल प्लांट को प्रोड्यूसर की तरह एक्ट करने के लिए सनलाइट चाहिए, वाटर चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, तो इनका रिसोर्स अलग है। इसको डिकम्पोजर की तरह एक्ट करने के लिए मरे हुए प्लांट और एनिमल चाहिए, अलग अलग रिसोर्स है। तो ये भी इनका निश डिफाइन करता है। उसके बाद और इनका फंक्शनल रोल क्या क्या है, तो हर ऑर्गेनिज्म का अपना डिस्टिंक्ट निश होता है, दैट मीन्स हर ऑर्गेनिज्म का अपना डिस्टिंक्ट रोल होता है। जैसे बैक्टीरिया का काम है डिकम्पोजर और उनका काम है फोटोसिंथेसिस करना। इसीलिए देखो लिखा हुआ है कि हर स्पीशीज का डिस्टिंक्ट निश है। डिस्टिंक्ट मतलब अपना अलग काम है एक जगह पर रह करके। नो टू स्पीशीज आर बिलीव टू एग्जैक्टली हैव द सेम निश। ऐसा क्यों किया गया है, सो दैट वो कंपटीशन को अवॉइड कर सके और हंसी खुशी बेटा इस एनवायरनमेंट, इस इकोसिस्टम में सरवाइव कर सके। अब हमने पढ़ा था बेटा कि जो लास्ट लेवल ऑफ इकोलॉजी होती है दैट इज बायोम्स, ठीक है, दैट इज व्हाट, दैट इज बायोम्स। तो कितने बायोम्स हैं, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ये सारे टेरेस्ट्रियल बायोम्स हैं। आपके सिलेबस में एनसीईआरटी ने एक्वेटिक बायोम्स नहीं लिखे हुए हैं, खुश हो जाओ, ना लिखे हैं तो ना पढ़ना है। तो एक होता है बेटा तुंद्रा फॉरेस्ट, ये आर्कटिक रीजन में मिलता है जहां पर बहुत बर्फ जमी होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बेटा ये देखो, बचपन में जब ज्योग्राफी पढ़ा होगा तो अर्थ का डायग्राम बनाया होगा, है ना। ये होता है इक्वेटर, ठीक है। इक्वेटर के पास वाला जो हिस्सा होता है बेटा उसको हम क्या कहते हैं, ट्रॉपिक रीजन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, उसको हम ट्रॉपिक रीजन कहते हैं। इसीलिए ट्रॉपिक इतना गर्म होता है। ये नॉर्थ ट्रॉपिक वाला हिस्सा है क्योंकि ये नदर्न पोल है, नॉर्थ पोल या नदर्न हेमिस्फेयर। ये साउथ पोल या सदर्न हेमिस्फेयर है। तो जो साउथ पोल को फेस कर रहा है वो साउथ वाला ट्रॉपिक जोन है, ठीक है। उसके बाद बेटा थोड़ा सा और इक्वेटर से दूर हो जाते हैं तो सब ट्रॉपिकल जोन आता है, ठीक है। ये भी क्या आता है बेटा, सब ट्रॉपिकल जोन। ये साउथ पोल का सब ट्रॉपिकल है। थोड़ा सा और दूर हो जाते हो तो यहाँ पर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर का टेम्परेट जोन आता है। जैसे अमेरिका वगैरह एक टेम्परेट कंट्री है, ठीक है। यहाँ पर साउथ पोल का क्या है, यहाँ पे भी आएगा टेम्परेट रीजन। और एकदम ही पोलर पर सिचुएटेड होते हो, पोल्स पर सिचुएटेड होते हो तो उस रीजन को क्या कहते हैं बेटा, उस रीजन को हम पोलर रीजन कहते हैं। ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। तो जो पेड़ का ग्रुप
नॉर्थ पोल साउथ पोलर रीजन में मिलता है, उस पर्टिकुलर बायोम को हम तुंद्रा कहते हैं। अब आप सोचो पोलर रीजन्स पर बहुत बर्फ जमी होती है, वहीं तो मिलते हैं पोलर बियर्स। तो आप सोचो इतना ठंडा है वहाँ पर, तो वहाँ का जो सॉइल होता है ना, सब सॉइल, वो परमानेंटली फ्रोजन होता है, बर्फ जमी होती है। ये ऐसे बायोम्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, इसीलिए कहीं कहीं पर आर्कटिक तुंद्रा लिखा होता है बेटा। पोलर रीजन को आर्कटिक रीजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा इसको? इसको आर्कटिक रीजन भी कहते हैं। तो जो फॉरेस्ट, जो बायोम आपके आर्कटिक पोलर रीजन में मिलते हैं वो है तुंद्रा, ठीक है। यहाँ पर परमाफ्रॉस्ट मिलता है, परमाफ्रॉस्ट सॉइल। फ्रॉस्ट का मतलब बर्फ, परमा का मतलब परमानेंटली, यहाँ पर परमानेंटली फ्रोजन सॉइल है, फ्रोजन सब सॉइल। उसके बाद टेम्परेट रीजन में दोनों पोल्स का देख लोगे तो इस तरीके के कोनीफरस फॉरेस्ट मिलते हैं। जैसे पहाड़ों में भी ये जाते हो ना, कोनीफरस होते हैं, बर्फ जमी होती है, पिघलना वुड बी इजी। तो वैसे ग्रुप ऑफ फॉरेस्ट जो अक्रॉस दी जगह मिलते हैं उनको क्या बोला जाता है बेटा? ताइगा, कोनीफरस फॉरेस्ट, ठीक है। देन कम्स जो टेम्परेट रीजन में मिलते हैं टेम्परेट फॉरेस्ट। फिर ग्रास, जहाँ पर घास ज़्यादा होती है, इक्का दुक्का ट्रीज मिलता है, उसको ग्रासलैंड बोलते हैं, ठीक है। जो टेम्परेट जगह पर ग्रासलैंड मिलती है उसको टेम्परेट ग्रासलैंड मिलते हैं, जो ट्रॉपिकल जगह पे मिलती है उसको सवाना कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? सवाना। सवाना ग्रासलैंड का नाम है, कहाँ के? ट्रॉपिकल ग्रासलैंड का नाम है। ग्रासलैंड को डिफाइन कैसे करते हैं बेटा? घास ज़्यादा होगी विथ स्कैटर्ड ट्रीज, इक्का दुक्का कहीं दूर दूर आपको ट्रीज दिखाई देंगे, ठीक है। फिर आता है बेटा डेजर्ट। डेजर्ट में तो ट्रीलेस, इसको ट्रीलेस बायोम कहते हैं। बहुत ही कम या ना के बराबर ट्री देखते हो। रेगिस्तान बेटा जैसलमेर में गए होगे, था डेजर्ट, नहीं तो पिक्चर में देखा होगा, सहारा डेजर्ट का पिक्चर देखा होगा, आपको दिखता है पेड़ पूड़, है ना? कुछ भी नहीं दिखता, ट्रीलेस बायोम इट इज, ठीक है। तो एक हमारे यहाँ का एग्जाम्पल है, एक आपने सहारा सुना होगा, ठीक है। और जो ट्रॉपिकल हिस्से में मिलते हैं, जो एवरग्रीन होते हैं, बारिश ज़्यादा होती है, प्रेसिपिटेशन ज़्यादा होता है, ऐसे फॉरेस्ट को, ऐसे बायोम को हम क्या कहते हैं? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ये जो पूरा का पूरा बायोम डिस्ट्रीब्यूटेड है ऑल अराउंड दी वर्ल्ड, इसका बेसिस क्या है? ठीक है, तो बायोम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, बायोम डिस्ट्रीब्यूशन किस पर डिपेंड करता है बेटा? टेम्परेचर, टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन। ये दो इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं बेटा जो बायोम के डिस्ट्रीब्यूशन को डिटरमाइन करते हैं। जैसे देखो ये ग्राफ दिया हुआ है, मैं आपको डेजर्ट का एग्जांपल लेकर के समझाती हूँ। डेजर्ट का टेम्परेचर देखना, एवरेज मीन टेम्परेचर 20 से 25 डिग्री, ये हमेशा ही बरकरार रहता है ऐसे एवरेज मीन टेम्परेचर, ठीक है। तो वाई एक्सिस पर टेम्परेचर दिखा रहे हैं, एक्स एक्सिस पर प्रेसिपिटेशन दिखा रहे हैं, ठीक है। तो आप देखो बारिश कितनी कम है, लेस देन 50, लेकिन टेम्परेचर कितना ज्यादा है। जो वहां के लोग हैं ना बेटा, उस जगह जो गांव में रहते हैं डेजर्ट में, जैसलमेर के पास, उनको बारिश पता ही नहीं, क्योंकि उन्होंने कभी देखी नहीं है। जो चीज आपने देखी नहीं उसके बारे में पता कैसे हो सकता है ना? तो उनको पता ही नहीं बारिश नाम की भी कोई चीज होती, क्योंकि उन्होंने प्रेसिपिटेशन कभी देखा ही नहीं। तो देखो प्रेसिपिटेशन जहां कम बट टेम्परेचर ज्यादा, दैट इज अ डेजर्ट वाला बायोम, ठीक है। उसी तरीके से देखो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, टेम्परेचर भी अच्छा खासा है, बारिश देखो कितनी अच्छी खासी, 400 से 450 के बीच में, ठीक है। यहाँ पर प्रेसिपिटेशन ड्राई और वेट दोनों, ड्राई मतलब स्नो के फॉर्म में बेटा बारिश, और वेट मतलब तो आपको पता ही है बारिश। तो मेन जो ये डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया हुआ है डिपेंड करता है टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन पर, ठीक है। इसके बाद हमारी एनसीईआरटी क्या कहती है बेटा? हमारी एनसीईआरटी कहती है कि जो ऑर्गेनिज्म का डिस्ट्रीब्यूशन है, जिस भी वो जगह पर रहते हैं, ठीक है, वो 4 फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं उसमें। एक होता है बेटा टेम्परेचर, एक होता है सॉइल, एक होता है लाइट और एक होता है वाटर, जिसमें टेम्परेचर को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर कहा गया है। जैसे बेटा आप अगर मैंगो का पेड़ है तो मैंगो के पेड़ को सिर्फ ट्रॉपिकल कंट्रीज में ही देख सकते हो। तो मैंगो के पेड़ को जाकर के कनाडा में ढूंढोगे, जर्मनी में ढूंढोगे, नहीं मिलेगा, बिकॉज दे आर टेम्परेट कंट्रीज। दैट मीन्स टेम्परेचर
बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है कि कौन सा प्लांट किस जगह पर पाया जाता है, किस जगह पर मिलता है। सिमिलरली बेटा एक ट्यूना फिश होती है, खाए होगे, ठीक है, वो ट्रॉपिकल फिश है, तो तुम उसको ट्रॉपिकल ओशंस में देखोगे तो मिलेगी। तुम चले जाओ टेम्परेट ओशंस में और जहां पर बर्फ जमी हुई होती है ऐसे ओशन में ढूंढो, ना मिलती ट्यूना फिश तुमको। स्नो लेपर्ड है तो स्नो वाले रीजन में मिलेगा, तुम सोचो हमारे दिल्ली में मिल जाए स्नो लेपर्ड, नहीं मिलेगा, है ना। तो हर स्पीशीज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कौन इन्फ्लुएंस कर रहा है बेटा, वो इन्फ्लुएंस करता है टेम्परेचर, इसलिए टेम्परेचर को इकोलॉजिकली मोस्ट रिलेवेंट एबायोटिक फैक्टर कहा जाता है, ठीक है। अब जो ऑर्गेनिज्म बेटा ज्यादा टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सकते हैं उनको यूरीथर्मल कहते हैं। जैसे बर्ड्स और मैमल्स दे कैन टॉलरेट वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, जो ऑर्गेनिजम्स नहीं टॉलरेट कर पाते उनको क्या कहते हैं बेटा, स्टीनोथर्मल। सेम कंसेप्ट है बेटा जो आप जूलॉजी में पढ़ते हो, कोल्ड ब्लडेड वार्म ब्लडेड, उसी से मिलता जुलता कंसेप्ट है। उसके बाद टेम्परेचर के बाद जो सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कहा जाता है बेटा दैट इज वाटर। अब वाटर की क्या इंपॉर्टेंस है बेटा, आप सबको पता है बेटा, लाइफ ही पानी में ओरिजिनेट हुई थी, है ना। तो और हमें लगता है अर्थ का 70% पानी, तो अर्थ हमारा 70% तो पानी से ही कवर है, तो पानी का भी प्रॉब्लम नहीं हो सकती। नहीं बेटा, पानी वो है, बहुत पानी है, हम सही कह रहे हो, ओशन ही ओशन दिखाई देता है अगर ग्लोब उठा करके देखो, अर्थ को देखो, बट वो पानी हमारे पीने के लायक नहीं है, तो हमारे लिए तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। बट हाँ, और ऐसा नहीं है बेटा कि पानी है तो वी शुड बी हैप्पी, कभी प्रॉब्लम नहीं होगा, किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा, जो ऑर्गेनिज्म उनमें रह रहे हैं उनको कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। नहीं बेटा, पानी के लिए क्वालिटी बहुत मैटर करती है, क्वालिटी ऑफ वाटर मैटर्स। अब क्वालिटी ऑफ मैटर कहने से मतलब क्या है कि उस पानी का पीएच क्या है, उस पानी का टेम्परेचर क्या है, उस पानी में सॉल्ट कैसा है। अगर सॉल्टी पानी है दैट मीन्स वो मरीन वाटर है। अब तुम फ्रेश वाली मछली को मरीन में भेज दोगे, डाल दोगे तो वो मर जाएंगी, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन उनका बिगड़ जाएगा। तो ऐसा नहीं कि तुम फ्रेश वाटर गंगा में से मछली उठाई, मछली तो है, पानी तो चाहिए, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। ये ना देखें कि उसको पानी कौन सा चाहिए, है ना। हमने गंगा वाली मछली को उठाया और जाकर के समुद्र वाली पानी में डाल दिया तो सरवाइव करेगी नहीं। तो एक एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, हमें ऐसा लगता है कि जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है वो तो पानी में रह रहे हैं और पानी तो भरपूर है हमारे इस अर्थ पर, तो उनको कभी प्रॉब्लम ही नहीं होगी। नहीं बेटा, उनके लिए भी क्वालिटी मैटर करती है। अब आप एक आइलैंड पर हो, एक समुंदर में फंस गए हो, वहां पानी नहीं है बिस्लरी का पीने के लिए, किसी भी कोई मिनरल वाटर, तो तुम पी सकते हो खारा पानी, तुम भी नहीं पी सकते, तुम्हारे शरीर का पूरा ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन वगैरह सब खराब हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से वो भी नहीं रह सकते, उनको भी अपना पानी चाहिए जिसमें वो रहते हैं, जिस कंसंट्रेशन में उनको रहने की आदत है। इसीलिए कहते हैं उनके लिए भी क्वालिटी मैटर करती है। कुछ टाइप्स ऑफ वाटर के बारे में बताया हुआ है, जैसे जो इनलैंड वाटर होते हैं बेटा, इनलैंड वाटर होते हैं फ्रेश वाटर जिनमें सैलिनिटी का कॉन्सेंट्रेशन लेस देन 5 पार्ट्स पर 1000 है। पीपीटी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं, पार्ट्स पर 1000। ये क्या है बेटा, सैलिनिटी का लेवल है, सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है। और सी वाटर में कितना लिखा हुआ है, सी वाटर में लिखा हुआ है बेटा लेस देन या 30 से 35 पार्ट्स पर 1000, ठीक है। चाहो तो पार्ट्स पर 1000 को परसेंटेज में भी कन्वर्ट कर सकते हो अपने हिसाब से। और हाइपर सलाइन लगून, हाइपर सलाइन लगून मतलब हाइपर सलाइन, इसमें सैलिनिटी बहुत ज़्यादा है। जैसे ज्योग्राफी में मैप वगैरह वर्ल्ड मैप में देखा होगा डेड सी, दैट इज द एग्जांपल ऑफ हाइपर सलाइन लगून। बहुत ज़्यादा सॉल्ट कंसंट्रेशन है, मोर देन 100 पार्ट्स पर 1000 सॉल्ट कंसंट्रेशन है बेटा, ठीक है। तो जैसे राजस्थान में सांभर लेक, उसका नाम सांभर इसलिए तो है सॉल्टीनेस की वजह से। इसके बाद नेक्स्ट बेटा लाइट, लाइट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज लाइट नहीं होगा तो प्लांट फोटोसिंथेसिस कैसे करेगा, ठीक है। प्लांट को भी बेटा अपने फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्या चाहिए बेटा, लाइट चाहिए। अच्छा, उनको भी तुम किसी किस्म की लाइट दे दोगे तो वो कर लेंगे,
सन से तो बेटा यूवी रेज भी आ रही हैं, इंफ्रारेड भी आ रही हैं, तो उनको किस किस्म की लाइट चाहिए होती है बेटा? उनको विजिबल रेंज वाली लाइट चाहिए होती है, जो कि किस वेवलेंथ में लाई करती है? 400 से 700 नैनोमीटर। ये वाली जो लाइट होती है बेटा, ये वाली लाइट प्लांट एब्जॉर्ब करता है टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। तो प्लांट के लिए भी बेटा सिर्फ लाइट नहीं, क्वालिटी ऑफ लाइट मैटर करती है, क्योंकि वो हर किस्म की लाइट को एब्जॉर्ब करके फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, क्योंकि ये वाली जो रेडिएशन है इसको एक्टिवली इस्तेमाल किया जाता है फोटोसिंथेसिस के लिए। इस रेडिएशन को क्या कहा जाता है? पार। पार का मतलब क्या होता है बेटा? फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन। फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन। एंड देन इस रेडिएशन का इस्तेमाल करके प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है, अपने लिए ग्लूकोज और हमारे लिए भरपूर ऑक्सीजन बनाता है। ठीक है, तो हमें सिर्फ लगता है कि लाइट इज बेनिफिशियल फॉर प्लांट्स ओनली। ठीक है, लाइट एनिमल्स के लिए नहीं। नहीं बेटा, एनिमल्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई? बिकॉज एनिमल्स का रिप्रोडक्शन लाइट पर डिपेंडेंट है, एनिमल्स का माइग्रेशन लाइट पर डिपेंडेंट है। ठीक है, एनिमल्स का खाना लाइट पर डिपेंडेंट है। लाइट इज इंपॉर्टेंट फॉर एनिमल्स टू। कैसे बेटा? कैसे डिसाइड करता है इनका माइग्रेशन, इनका खाना, फीडिंग हैबिट या फूड बिहेवियर या चरना, जो मर्जी लिख लो, और रिप्रोडक्शन। ये सब कुछ इन्फ्लुएंस हो सकता है विद द हेल्प ऑफ लाइट। कैसे बेटा? अब हमें तो बेटा, हम तो बहुत एडवांस एनिमल है, यस वी आर आल्सो सोशल एनिमल। हमें पता चल जाता है, ठीक है, कौन सा सीजन चल रहा है। ठीक है, हम पढ़े लिखे हैं, ऐसे जानवर है जो पढ़ लिख चुके हैं, तो हमें सब कुछ वैसे पता चल जाता है। बट व्हाट अबाउट एनिमल्स? एनिमल्स को सीजन बदल रहा है, उनका सीजन आ चुका है रिप्रोडक्शन करने का। कैसे पता चल रहा है बेटा? उनको पता चलता है टेम्परेचर और लाइट से ही। तो टेम्परेचर और लाइट का सीधा ऑटोमेटिक रोल है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है सुबह के टाइम पर, तो लाइट इंटेंसिटी भी ज़्यादा होती है। तो ये समझ जाते हैं, ठीक है, कि ये इनका अपना सीजन है। ये सीजन में बदलाव कैसे समझते हैं? लाइट से। ठीक है, जैसे सर्दियों के टाइम पर लाइट इंटेंसिटी कम होती है, जैसे हम भी महसूस करते हैं। गर्मियों पे टाइम पर वही लाइट इंटेंसिटी हमें चुभती है। सर्दियों के टाइम पर दिन में 11-12 बजे धूप में बैठो, मजा आता है, गर्मियों के टाइम पर नहीं, है ना? तो सेम ये उसी चीज को महसूस करते हैं और पता लगाते हैं सीजन का। और जब उनको अपना फेवरेबल सीजन मिलता है, उस टाइम पे मेटिंग और रिप्रोडक्शन करते हैं। तो उस लाइट का बहुत अच्छा इन्फ्लुएंस है इनके रिप्रोडक्शन पर। दूसरा बेटा, फीडिंग। अब कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं बेटा जो रात में चरना पसंद करते हैं, जैसे कॉकरोच, नॉक्टर्नल, और जो दिन में चरना पसंद करते हैं बेटा, डायर्नल। ठीक है, तो कॉकरोच हो गया या कोई भी जानवर है बेटा, जैसे जो छोटे जानवर होते हैं, ठीक है, जो जिनको पता है वो शिकार हो जाएंगे किसी के, तो वो दिन में नहीं आएंगे, क्योंकि दिन में वो दिख जाएंगे और कोई उनको आके खा जाएगा। तो ऐसे जो लेस पावर ऑर्गेनिज्म होता है, वो रात में निकल के चरना पसंद करता है और अपना खाना ढूंढता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनको पता है दिन में निकलेंगे वो पहचान लिए जाएंगे, उनको कोई देख लेगा। दिन में उजाला होता है ना, काफी लाइट होती है। तो ये लाइट नहीं है, दिन है, रात है, कैसे पता लगा रहे? लाइट से। जब लाइट है तो उनको पता चल जाता है डे है, जब लाइट नहीं है तो उनको पता चल जाता है डार्क है, नाइट है। तो उस हिसाब से अपनी फीडिंग पैटर्न इन्होंने बरकरार रखी है। अब जैसे शेर है बेटा, शेर को किससे डरने की जरूरत है? टाइगर को किससे डरने की जरूरत है? वो मस्त दिन में शिकार करता है। तो दिन और रात का पता भी लाइट से लगा रहे हैं ये। तो इस प्रकार से लाइट इनके फीडिंग हैबिट को इन्फ्लुएंस करता है, फूड बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। फिर है माइग्रेशन। जैसे बेटा साइबेरियन क्रेन्स हैं, वो साइबेरिया से हट के हमारे इंडिया में आती हैं। सोचो,
उनको इंडिया हमारा इतना पसंद है। राजस्थान में एक भरतपुर बर्ड सेंचुरी है जो फेमस है, साइबेरियन क्रेन्स को होस्ट करता है वो। तो उनको साइबेरियन क्रेन्स को कैसे पता चल रहा है कि उनका बहुत ठंडा हो गया है, इतनी ठंड लगती है उनको, इतने एक्सट्रीम ठंडा हो जाता है उस टाइम पर, तो उस एक्सट्रीम ठंडे से बचने के लिए वो हमारे राजस्थान में आ जाती है उस टाइम पर, उस सेंचुरी में, बर्ड सेंचुरी में आ जाती हैं। तो कैसे पता चल रहा है? बिकॉज ऑफ द लाइट। तो लाइट सिर्फ प्लांट के लिए नेसेसरी नहीं है बेटा, लाइट इनके हर इस 3 चीज के लिए एसेंशियल है। ठीक है, इसके बाद बेटा एक एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है कि पॉन्ड में, वाटर बॉडी में नीचे देयर इज नो लाइट, इट इज ऑल डार्क, नो लाइट, सिर्फ डार्क है। तो अगर लाइट नहीं है बेटा तो यहाँ पर प्लांट्स नहीं हो सकते, प्लांट्स नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। तो यहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म है उनके लिए प्रोड्यूसर की तरह कौन एक्ट करता है? प्लांट ऊपर तो मौजूद होंगे क्योंकि ऊपर तो लाइट मिल रही है, ठीक है, थोड़ा बहुत सबमर्ज्ड प्लांट्स पे भी हो सकते हैं क्योंकि यहाँ तक भी लाइट आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जैसे जैसे तुम नीचे जाते जाओगे अटर डार्कनेस होती है, बहुत अंधेरा, बिकॉज लाइट नीचे तक पेनिट्रेट ही नहीं कर पाती, इतनी एनर्जी नहीं है कि वो नीचे के सतह तक जा सके। ठीक है, तो यहाँ कोई लाइट नहीं है, दैट मीन्स देयर इज नो प्लांट। तो यहाँ पर कौन प्रोड्यूसर होता है बेटा? बैक्टीरिया। जो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, और वो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया नीचे प्रेजेंट होकर के प्रोड्यूसर की तरह एक्ट कर सकते हैं। तो जितनी बातें बेटा हमारे लाइट वाले सेक्शन में एनसीईआरटी में लिखी हुई है, सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। तो आई होप आपका क्विक रिवीजन हो गया होगा विद रिस्पेक्ट टू लाइट, एवरीथिंग हैज बीन कवर्ड। नेक्स्ट विल मूव ऑन टू दी, फटाफट रिवाइज करते हैं अगला, दैट इज सॉइल। बेटा देखो, पहाड़ों की सॉइल देख लो, ठीक है, प्लेन एरिया की सॉइल देख लो, जहां पर आप अगर प्लेन एरिया में रह रहे हो, प्लेटो की सॉइल देख लो या नदी की सॉइल देख लो, बहुत जमीन आसमान का फर्क है क्योंकि उनको अलग अलग ऑर्गेनिज्म को रखना है। अब पहाड़ों की सॉइल, लैंडस्लाइड वहां ज्यादा क्यों कॉमन है? ठीक है, वहां सॉइल को ऐसे प्लांट चाहिए बेटा जो सॉइल को बाइंड कर सके, इरोजन से बचा सके। इरोजन बचेगा तो लैंडस्लाइड बचेगी, क्योंकि उनका टोपोग्राफी इस तरीके का है। हर जगह की टोपोग्राफी अलग होती है, ज्योग्राफी में ये वर्ड सुना होगा, है ना। तो जिस क्लाइमेट में आप रह रहे हो, हिमाचल का क्लाइमेट, हिमालयन रीजन्स का क्लाइमेट अलग है, दिल्ली का क्लाइमेट अलग है, क्लाइमेट अलग है, सॉइल अलग है, सॉइल अलग है, तो उस प्रकार के जो पेड़ पौधे उस पर लगे हुए हैं उस पर वेजिटेशन भी अलग है। ठीक है, तो ये बात लिखी। और सॉइल में क्या क्या होता है? पेड़ एज अ बायोटिक कंपोनेंट तो होता ही, इसके साथ साथ बेटा बहुत सारे ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, और वहीं से पेड़ वगैरह ऑब्जॉर्ब करते हैं और फिर अपने इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल करते हैं, मतलब यूज के लिए काम में लाते हैं उसको। फिर एक एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है, ठीक है, हमने मान लिया जिस जगह पर जैसी सॉइल है उस जगह पर वैसा वेजिटेशन होगा। ओके, समझ में आ गया, एनसीईआरटी ने लिखा है, समझ में आ गया। व्हाट अबाउट पानी? एक्वेटिक बॉडी में जो सॉइल है, ठीक है, वहां पे भी तो ऑर्गेनिज्म रहते हैं बेड्स पर, बेड मतलब ओशन बेड, सी बेड, तो वहां पर कौन सी डिसाइड करती है? यहां पर भी तो बेटा सेडिमेंट है, यहां पर भी तो सॉइल है, तो यहां का जो सेडिमेंट जिस प्रकार होगा वो डिसाइड करेगा कि कौन सा एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म यहां पर रह रहा है। सेडिमेंट कैरेक्टरिस्टिक डिसाइड्स द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। लास्ट लाइन लिखी है सॉइल में बेटा, मैंने पहले भी बोला एनसीईआरटी माइंड मैप करने जब आओगे तो एनसीईआरटी साथ में लिखोगे। तो सॉइल की लास्ट लाइन पढ़ो, लिखा हुआ है सेडिमेंट कैरेक्टरिस्टिक डिटरमाइन द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म लिविंग देयर। जो ऑर्गेनिज्म सबसे नीचे मिलते हैं बेटा, ये देखो यहाँ पर बताया है ना, ये नहीं, यहाँ पर बताया है कि यहाँ पर कोई लाइट नहीं है। जो ऑर्गेनिज्म इस नो लाइट जोन में रहते हैं उनको बेंथिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो इसीलिए एनसीईआरटी में लिखा हुआ है सॉइल वाले पोर्शन में कि जिस प्रकार का सेडिमेंट यहाँ पर होगा उसी प्रकार के बेंथिक ऑर्गेनिजम्स वहां पर मिलते हैं। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। अब जैसे बेटा हमने पढ़ा कि
टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऑर्गेनिज्म के डिस्ट्रीब्यूशन में। अब जितने भी डेजर्ट वाले प्लांट्स हैं वो डेजर्ट वाले टेम्परेचर में कैसे रह पा रहे हैं, या जितने भी ठंडे वाले प्लांट हैं उतने ठंडे में कैसे रह पा रहे हैं। मतलब ऑर्गेनिज्म इन एबायोटिक फैक्टर को रिस्पॉन्स शो करता है, और रिस्पॉन्स शो करने के बाद उस जगह से वो कैसे अडेप्ट करता है ऑर्गेनिज्म वहां पे रहने के लिए। बेटा अब हम वो पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट टॉपिक है एनसीईआरटी का, रिस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर। तो सबसे पहले देखो एक टॉपिक लिखा हुआ है होम्योस्टैसिस। होम्योस्टैसिस का मतलब क्या है बेटा, हमारे शरीर में ना एक इंटरनल बॉडी टेम्परेचर होता है और वो हर ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी करता है। जैसे हमारा जो इंटरनल नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है बेटा, सबको पता है, दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस। अगर जैसे ही हमारा टेम्परेचर ऊपर नीचे होता है, अगर ऊपर हो जाए तो बीमार, टेम्परेचर फीवर हो जाता है, ठीक है। कम हो जाए तो भी अच्छा नहीं होता। नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री मेंटेन होना चाहिए। ऊपर होता है जब फीवर हो जाता है तो आप नॉर्मल फील करते हो नहीं, आपको लगता है यू आर नॉट वेल, आप कुछ भी काम नहीं कर पाते, है ना। तो बेटा अपना नॉर्मल एफिशिएंसी में काम करने के लिए आपके सेल का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड हो, ये होना बहुत जरूरी है। हम ऑर्गेनिज्म कैसे बेटा, जैसे अभी समर के टाइम पर 40-45 डिग्री जब टेम्परेचर चला जाता था बाहर का एनवायरमेंट का, तो क्या हमारे सेल का भी टेम्परेचर 37 डिग्री से बढ़ जाता था? नहीं, हमारे अंदर का शरीर का टेम्परेचर तो 37 डिग्री रहता था। एम आई राइट? अब ठंड आएगी बेटा, ठंड में दिल्ली में तो बेटा 4 डिग्री 5 डिग्री 6 डिग्री, और शिमला में, हिमाचल में, मनाली में और भी कम हो जाएगा। तो अगर मैं बेटा उस ठंड के टाइम पर माइनस डिग्री में जाऊं, लेह लद्दाख में फॉर एग्जाम्पल, तो क्या मेरे अंदर का टेम्परेचर माइनस हो जाएगा? उसमें तो बेटा मेरा खून ही जम जाएगा, सबका खून जम जाएगा। ये तो बड़ी दुविधा है। हम जैसे ऑर्गेनिज्म अपने टेम्परेचर को बेटा 37 डिग्री ही बरकरार रखते हैं, चाहे वो टेम्परेचर हो, बरसात हो, स्प्रिंग हो, ऑटम हो, विंटर हो। जो ऑर्गेनिज्म अपना इंटरनल बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रखता है, इररिस्पेक्टिव बाहर की दुनिया में क्या चल रहा हो उसको कोई मतलब नहीं है, इस मेंटेनेंस को हम कहते हैं होम्योस्टैसिस। अब होम्योस्टैसिस कैसे मेंटेन की जाए? एक तरीका होता है नेचुरल। जैसे बेटा सर्दियों के टाइम पर 37 डिग्री सेंटीग्रेड आपके शरीर के अंदर है, आपके शरीर के अंदर बेटा, आपके शरीर के अंदर ये इंसान है मान लो, ठीक है, हमारे शरीर के अंदर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। तभी हमारा शरीर सही से काम कर पाएगा, नहीं तो हम बीमार हो जाएंगे, ठीक है, एफिशिएंसी खराब हो जाती है। अब इस 37 डिग्री सेंटीग्रेड शरीर का है। अभी विंटर के टाइम पर बेटा टेम्परेचर बाहर का, आउटसाइड टेम्परेचर घट करके मान लो अभी दिसंबर जनवरी में हो जाएगा 10 डिग्री, तो क्या हमारे शरीर का टेम्परेचर 37 से बदल करके 10 हो जाता है? नहीं, हमारा 37 ही रहता है। या गर्मियों के टाइम पर समर्स में अगर आउटसाइड टेम्परेचर 50 डिग्री है या 45 डिग्री है फॉर एग्जाम्पल, तो क्या हमारे शरीर का 37 डिग्री से 45 डिग्री हो जाता है? नहीं। मतलब बेटा हम किसी भी कारण से, किसी भी वजह से अपना इंटरनल टेम्परेचर कांस्टेंट ही रखते हैं, ठीक है। और इस कांस्टेंट टेम्परेचर इंटरनल को मेंटेन करने वाले प्रोसेस को होम्योस्टैसिस कहते हैं। अब हम कैसे करते हैं बेटा, हम क्या ऐसा करते हैं कि हमारा इंटरनल बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट ही रहता है, बदलता नहीं है, ठीक है। कांस्टेंट रखने वाले प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बेटा? होम्योस्टैसिस। होम्योस्टैसिस दो तरीके से अचीव किया जा सकता है बेटा, नेचुरली या आर्टिफिशियली। जैसे विंटर में बेटा कांस्टेंट बनाने के लिए हम क्या करते हैं? शिवर करते हैं, ठीक है, शिवरिंग होती है, हम कांपते हैं, ठीक है। तो शिवरिंग क्यों होती है? शरीर क्यों वो शिवर करता है बेटा? शरीर शिवर करता है हीट जनरेट करने के लिए, और हीट जनरेट करने से क्या होगा? तुम्हारा इंटरनल बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री ही रहेगा, टस से मस नहीं होगा। तो ये तो नेचुरल हो गया। आर्टिफिशियल तरीका क्या है विंटर में अपने बॉडी को गर्म रखने का? खूब सारे कपड़े पहनो, मस्त बूट वूट पहनो, गरम रजाइयाँ ब्लैंकेट के अंदर घुस जाओ, अपने रूम का टेम्परेचर गरम रखो, रूम हीटर का प्रयोग करो, ब्लोअर्स का प्रयोग करो। वो लोग इंसुलेशन लकड़ियों के घर रखते हैं इसी वजह से। तो ये आर्टिफिशियल तरीका हो गया।
समर्स में नेचुरल तरीका क्या है होम्योस्टेसिस को, इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने का? पसीना टपकता है ना, तो वो स्वेटिंग जब उड़ती है, एवेपोरेट होती है, तो कूलिंग इफेक्ट देती है। इससे, इसकी वजह से हमारा इंटरनल बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री रहता है, इररिस्पेक्टिव बाहर का टेम्परेचर 40, 45, 50 क्यों ना हो। ठीक है, और ये तो नेचुरल तरीका हो गया समर में। आर्टिफिशियल तरीका क्या है? मस्त एसी में बैठो, कूलर चला करके बैठो, ये क्या है बेटा? ये आर्टिफिशियल तरीका है। तो इसलिए लिखा हुआ है कि होम्योस्टेसिस नेचुरली और आर्टिफिशियली दोनों तरीके से मेंटेन कर सकते हो। ठीक है, दिस अपीयर्स वेरियस पॉसिबिलिटीज ऑफ रिस्पॉन्स ऑर्गेनिज्म जो शो करते हैं टुवर्ड्स फ्लक्चुएटिंग इन्वायरमेंटल कंडीशन। अब जो ऑर्गेनिज्म होम्योस्टेसिस मेंटेन कर लेता है, जैसे हम इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को बदलने नहीं देते एक्सटर्नल बॉडी टेम्परेचर से, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं बेटा? रेगुलेटर। ठीक है, ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं बेटा? रेगुलेटर। और जो हम रिस्पॉन्स शो कर रहे हैं होम्योस्टेसिस मेंटेन करने के लिए, रिस्पॉन्स को क्या कहा जाता है बेटा? रिस्पॉन्स को क्या कहा जाता है बेटा? रेगुलेट करना। तो कुछ ऑर्गेनिज्म जिसमें आ जाते हैं ऑल बर्ड्स एंड मैमल्स, वो रेगुलेटर हैं। दैट मीन्स वो अपने इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को बदलने नहीं देते हैं। ठीक है, और बहुत फ्यू लोअर वर्टिब्रेट भी ऐसा कर सकते हैं बेटा, और कुछ इनवर्टिब्रेट स्पीशीज भी ऐसा कर सकते हैं। ये सारे बेटा रेगुलेटर्स हैं, बिकॉज दे कैन रेगुलेट द इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, दे कैन मेंटेन दी होम्योस्टेसिस। ये जब अपने टेम्परेचर को रेगुलेट कर लेते हैं तो उसको थर्मो रेगुलेशन कहते हैं। तो जो पानी में है वो होम्योस्टेसिस कर रहा है, दैट मीन्स वो ऑस्मोटिक, जिस ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन में रह रहे हैं उसको बदल नहीं रहा, उसको ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। ठीक है, तो देखो क्या लिखा हुआ है, दे मेंटेन होम्योस्टेसिस बाय फिजियोलॉजिकल एज वेल एज बाय बिहेवियरल मीन्स। प्लांट के पास ऐसी कोई ताकत नहीं है बेटा, वो रेगुलेट नहीं कर सकते, वो होम्योस्टेसिस बरकरार नहीं कर सकते, तो वो क्या करते हैं? अपना इंटरनल बॉडी टेम्परेचर बदलते रहते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं बेटा? उनको हम बोलते हैं कन्फर्मर्स। क्या बोलते हैं बेटा? कन्फर्मर्स। तो इसमें 99% ऑफ एनिमल्स बेटा इसमें ही आते हैं। अब जैसे बेटा हमारे पास एसी वाला सुविधा है, हमारे पास कूलर का सुविधा है, हर एनिमल थोड़ी ऐसा कर सकता है आर्टिफिशियल तरीके से। इसलिए 99% एनिमल्स कन्फर्मर है। कन्फर्मर मतलब उनका इंटरनल बॉडी टेम्परेचर बदलता जाएगा। अगर बाहर का टेम्परेचर बदल रहा है तो उनका भी अंदर का टेम्परेचर बदलता चला जाएगा। तो दे कैन नॉट मेंटेन होम्योस्टेसिस। जो होम्योस्टेसिस मेंटेन नहीं कर सकते उनको कन्फर्मर बोला जाता है। और जो वो रिस्पॉन्स शो करते हैं, ठीक है, जब उनका एक्सटर्नल लेवल डिक्रीज या इंक्रीज होता है टेम्परेचर, तो जो रिस्पॉन्स शो करते हैं बेटा उनको बोलते हैं कन्फर्म करना। तो नियरली बेटा ऑल प्लांट्स एंड 99% ऑफ एनिमल्स कैन नॉट मेंटेन अ कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट। इनका जो बॉडी टेम्परेचर है बेटा ये बदलता चला जाता है विद द एम्बिएंट टेम्परेचर। एम्बिएंट मतलब सराउंडिंग। इन एक्वेटिक एनिमल्स बेटा जो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन है बॉडी का वो भी बदलता चला जाता है एम्बिएंट के वाटर कंसंट्रेशन में। जैसे एक मछली है, मछली का ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन फॉर एग्जांपल x है, तो उसको x ही रखना था अगर उसको होम्योस्टेसिस मेंटेन करना था, नहीं। लेकिन वो जिस पानी में है उस पानी का अगर ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन y है तो वो y में कन्वर्ट हो जा रही है। ठीक है, इसीलिए ऐसा कह रहे हैं कि होम्योस्टेसिस मेंटेन नहीं कर पा रही है। अब ये ग्राफ है, ये इंटरनल लेवल है, ये एक्सटर्नल लेवल है। अगर इंटरनल लेवल बराबर है इररिस्पेक्टिव एक्सटर्नल लेवल के साथ क्या हो रहा है, तो ये क्या है बेटा? रेगुलेटर्स। जब बढ़ता चला जाता है, ठीक है, जैसे जैसे इंटरनल लेवल देखो बढ़ता चला जा रहा है, जैसे जैसे एक्सटर्नल लेवल चेंज हो रहा है, तो ये क्या है बेटा? कन्फर्मर्स। कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म बेटा पार्शियल रेगुलेटर कहते हैं। ये सिचुएशनल बेसिस है बेटा, ये सिचुएशनल बेसिस है। जब तक वो झेल पाते हैं वो झेल लेते हैं, वो रेगुलेट कर सकते हैं तो रेगुलेट कर लेते हैं, उसके बाद दे सिंपली कन्फर्म, उनको हम बोलते हैं पार्शियल रेगुलेटर। इसके बाद देखो यही दो मेन रिस्पॉन्स होता है बेटा जो ऑर्गेनिज्म शो करता है एबायोटिक फैक्टर को एक जगह पर रहने के लिए। बट जब वो रेगुलेट भी नहीं कर सकता, कंफर्म भी नहीं कर सकता, तो क्या करेगा? भाग जाएगा, उस जगह से ही भाग जाता है। उसको हम क्या कहते हैं? माइग्रेट करना। ठीक है, जैसे बेटा गर्मियों के टाइम पर बच्चों की छुट्टी होती है, समर वेकेशन होते हैं, तो दिल्ली वाले आधे लोग पहाड़ों में भागे रहते हैं। आपने हर टाइम न्यूज़ में देखा होगा जाम लगा हुआ है,
तो वो क्यों? क्योंकि मई जून वाला सबसे गंदा टाइम होता है गर्मी का, है ना। तो वो उन्होंने अपने घर खरीद रखे हैं या जाकर के, आजकल एयरबीएनबी का कॉन्सेप्ट है, तो ये 2 महीने का जो एकदम सड़ी हुई गर्मी का एस्केप, यहाँ से भाग जाते हैं, इसको कहते हैं माइग्रेट करना, ठीक है। तो कुछ ऑर्गेनिज्म भी अगर वो नहीं कर सकते, और कुछ जैसे मई जून 2 महीना कम टाइम है, तो वो चाहेंगे कि कम टाइम है और उस अनफेवरेबल कंडीशन से बचना चाहते हैं, तो उस जगह से ही चले जाते हैं, उसको हम कहते हैं माइग्रेट करना। देखो क्या लिखा हुआ है, ऑर्गेनिजम्स 2 अदर ऑल्टरनेटिव्स का भी इस्तेमाल करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए, बट ये जो ऑल्टरनेटिव्स है बेटा, ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होती हैं, परमानेंटली नहीं। वापस स्कूल खुलेगा वापस आ जाते ना, तो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए अगर उस जगह से हटना है क्योंकि वहां पर बहुत सड़ी हुई गर्मी है या बहुत ज़्यादा ठंड है, तो चले जाओ उस जगह से। जैसे बेटा भरतपुर बर्ड सेंचुरी, भरतपुर बर्ड सेंचुरी जो राजस्थान में है, होस्ट थाउजेंड्स ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स। तो ये जो बर्ड्स हैं बेटा, ये साइबेरियन क्रेन्स कहे जाते हैं। को साइबेरियन क्रेन्स क्यों कहा जाता है बेटा? क्योंकि ये साइबेरिया से आती हैं और इस जगह पर रहती हैं, तब तक रहती हैं जब तक साइबेरिया का टेम्परेचर ठीक नहीं हो जाता। तो ये इतना दूर, इतना 1000 किलोमीटर माइग्रेट करके आती हैं, सिर्फ उस जगह को कुछ टाइम के लिए छोड़ देती हैं क्योंकि फेवरेबल कंडीशन नहीं होती है वहाँ, उसको हम माइग्रेशन कहते हैं। फिर अगर बेटा माइग्रेट नहीं करना, सस्पेंड कर दो। जैसे स्कूल में हो जाते हैं ना बच्चे, सस्पेंड, दिवाली का टाइम आ रहा है, पटाखे फोड़ेंगे, सस्पेंड हो जाते हैं। तो जब सस्पेंड हो जाते हो तो मस्त मजे ही करते हो, पढ़ाई थोड़ी करते हो, स्कूल का काम थोड़ी करते हो। जब स्कूल में आओगे एक हफ्ते बाद तो बोलोगे कि मैं तो सस्पेंड था। यही एटीट्यूड रहता है तुम लोग का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सस्पेंड हुए हो या नहीं हुए हो? तो सस्पेंड का मतलब क्या है? उस टाइम के लिए, कुछ टाइम के लिए तुम्हारी वो एक्टिविटीज ही नहीं होंगी, ठीक है। सिमिलरली जब ऑर्गेनिज्म को लगता है कि अब उनके बस की नहीं है, कंडीशन अनफेवरेबल हो गई है, तो वो भी क्या करते हैं, अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कुछ टाइम के लिए रोक देते हैं, सस्पेंड कर देते हैं, ठीक है ना। मेटाबॉलिज्म ज़्यादा करेंगे, सब कुछ स्लो कर देंगे, तो उनको ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे आपने सुना होगा विंटर स्लीप, आपने सुना होगा समर स्लीप, तो देखो यही लिखा हुआ है। जैसे बियर है बेटा, बियर बहुत ठंड के टाइम पर बियर सो जाता है, अपने एक्टिविटीज़ को सस्पेंड कर देता है उस टाइम के लिए, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं? हाइबरनेशन। बियर इज द एग्जाम्पल। स्नेल्स और फिश क्या करते हैं बेटा? गर्मियों के टाइम गर्मियां इनसे झेली नहीं जाती हैं, समर स्लीप में चले जाते हैं, एक्टिविटी को सस्पेंड कर देते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? एस्टिवेशन। क्या कहते हैं हम उसको? एस्टिवेशन। उसके बाद एक डायापॉज होता है, देखो वर्ड भी आ रहा है पॉज, मतलब कुछ टाइम के लिए एक्टिविटी को बंद कर दो, पॉज कर दो, सस्पेंड कर दो कुछ टाइम के लिए, सिर्फ जब तक अनफेवरेबल कंडीशन है। ऐसा किसमें चलता है बेटा? जू प्लैंक्टॉन्स में। तो डायापॉज अगर डिफाइन करने के लिए आएगा तो एक ऐसी स्टेज है जहां पर जू प्लैंक्टॉन्स ने अपनी एक्टिविटी को सस्पेंड कर दिया है, कुछ टाइम के लिए पॉज कर दिया है। ये सिर्फ एक रिस्पॉन्स है जो वो शो करते हैं अनफेवरेबल एबायोटिक फैक्टर्स से, ठीक है। तो ये था बेटा रिस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर्स। अब ऑर्गेनिज्म इंडिविजुअली बेटा जिस जगह पर रहता है उस जगह पर अडेप्ट कैसे करता है, अब हमें वो पढ़ना है, ठीक है। तो अगला है बेटा अडेप्टेशन। अगला क्या है बेटा? अडेप्टेशन। सो अडेप्टेशन है क्या बेटा? ये ऑर्गेनिज्म का एक कैरेक्टरिस्टिक है, एक एट्रीब्यूट है कि ऑर्गेनिज्म जिस जगह पर रहता है उस जगह पर कैसे रहता है, अडेप्टेशन क्या शो करता है। अडेप्टेशन 3 प्रकार की हो सकती है बेटा। मॉर्फोलॉजिकल, अपने शरीर में चेंज ले आओ, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कैक्टस, कैक्टस जो आप देखते हो उसकी मॉर्फोलॉजी वो अडेप्टेशन ही तो है। लीफ कांटों में बदल गई है और जो हरा हरा देखते हो उस टाइम है, दैट इज मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन। फिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है बेटा? अपने शरीर के अंदर कोई चेंज आए, दैट इज अ फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन। और बिहेवियरल क्या है बेटा? जैसे सर्दियों में छत पे चले जाते हैं धूप सेकने, है ना, सन बात लेकर के आएंगे, और गर्मियों में मस्त अपने कमरे में या छांव ढूंढते हैं, शेड ढूंढते हैं। ये बिहेवियरल तरीके का अडेप्टेशन होता है, जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग अडेप्टेशन को इस्तेमाल करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए। कभी कभार अडेप्टेशन बेटा बहुत 1000 सालों से आती जा रही है, जनरेशन टू जनरेशन पास होती चली जा रही है, तो वो अडेप्टेशन अब जीन में घुस चुकी है, वो जेनेटिकली फिक्स्ड हो चुकी है और वो जनरेशन टू जनरेशन अब ऐसे ही चलती रहेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल कैक्टस, कैक्टस आज से ऐसा थोड़ी हुआ है, पता नहीं कौन से उसकी जनरेशन ने जो डेजर्ट में रहते थे अपने आप को डेजर्ट वाले टेम्परेचर से अडेप्ट करने के लिए उन्होंने ऐसा किया,
और अब देखो उनके जितने भी बच्चे आ रहे हैं आज तक या आगे आने जितने भी बच्चे आएंगे कैक्टस के वो उसी तरीके से आएंगे, लीफ नहीं होगी, लीफ की जगह कांटा होगा। तो देखो इसलिए एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि ये एडेप्टेशंस ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करवाने में मदद करती हैं जिस जगह पे भी वो रह रहे हैं। और सरवाइव क्यों करेंगे बेटा? रिप्रोडक्शन करेंगे। ऑर्गेनिज्म को काम ही क्या है? खाना और रिप्रोड्यूस करना। तो वहां पर वो रिप्रोड्यूस करेंगे और खूब सारे बच्चे प्रोड्यूस करेंगे, तभी तो स्पीशीज की कंटिन्यूटी बरकरार रहेगी। और समटाइम्स बेटा बहुत सारे एडेप्टेशंस इवॉल्व हुए हैं ओवर अ लॉन्ग इवोल्यूशनरी टाइम और वो अपने जीन्स में घुस चुके हैं जेनेटिकली फिक्स, तो अब ऐसा ही उनका जनरेशन चलता रहेगा। कुछ अडेप्टेशन जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं बेटा फटाफट सब लिखे हुए रिवाइज कर लेते हैं। कैंगेरू रैट कहां पर मिलता है बेटा? नॉर्थ अमेरिकन डेजर्ट में। डेजर्ट पानी का कोई तालमेल तो है नहीं, डेजर्ट में कहाँ पानी देखते हो आप, है ना? तो वहां डेजर्ट में रह करके भी उनको पानी से इतनी प्रॉब्लम नहीं है। पानी की रिक्वायरमेंट कैसे ये मीट कर लेते हैं बेटा? दो तरीके से ये जो कैंगरू रैट है जो डेजर्ट में रहता है और अपनी पानी की रिक्वायरमेंट को पूरा कर लेता है, इनके अंदर जो फैट होता है बेटा ये उसको ऑक्सीडाइज कर लेते हैं, रेस्पिरेशन में भेज देते हैं। और आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा एंड प्रोडक्ट क्या होता है रेस्पिरेशन का? मेटाबॉलिक वाटर, ईटीएस याद करो, नीचे पानी बन रहा था, तो ऐसे पानी बना लेते हैं अपने शरीर में। दूसरा ये अपने यूरिन को कॉन्सेंट्रेट कर लेते हैं, कम पानी का इस्तेमाल होगा फिर उनके रिमूवल प्रोसेस में। तो देखो क्या लिखा हुआ है, capable of meeting all its water requirement through internal fat oxidation, जिसका एंड प्रोडक्ट क्या होता है? वाटर। और क्या करते हैं बेटा? ये अपने यूरिन को कंसंट्रेट कर लेते हैं सो दैट कम से कम पानी खर्च हो इस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को रिमूव करने के लिए। एनसीईआरटी लाइन। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल पढ़ेंगे हम, बहुत सारे डेजर्ट प्लांट जिनको हम ज़ेरोफाइट्स कहते हैं, इनके पास क्यूटिकल बहुत थिक होती है, क्योंकि क्यूटिकल थिक होगा तो ट्रांसपिरेशन कम हो जाएगा, क्योंकि डेजर्ट में पानी वैसे ही नहीं बेटा, रेगिस्तान में बारिश होती नहीं। तो अगर क्यूटिकल नहीं होगी बेटा, क्यूटिकल एक वैक्सी लेयर है, तो पानी बहुत ज्यादा निकल जाएगा, वाटर लॉस हो जाएगा। अब इस वाटर लॉस को कंपनसेट करने के लिए या तो बारिश हो, बारिश तो होती नहीं, इसीलिए डेजर्ट प्लांट्स में बहुत मोटा वैक्स की कोटिंग होती है जिसको हम क्यूटिकल कहते हैं, सो दैट वाटर लॉस जो है वो मिनिमाइज हो जाए, कम से कम हो जाए। दूसरा बेटा इनका स्टोमेटा खुला हुआ नहीं होता, बिकॉज यू नो अगर स्टोमेटा प्रेजेंट है लीफ में खुला, ठीक है, तो वो स्टोमेटा से क्या होगा बेटा? पानी निकलेगा, और इसी पानी के निकलने को इन द फॉर्म ऑफ वेपर क्या कहा जाता है बेटा? ट्रांसपिरेशन। तो हम नहीं चाहते यहाँ ट्रांसपिरेशन हो, क्योंकि बारिश ही नहीं होगी, पानी निकल तो जाएगा बट इनकी पानी की रिक्वायरमेंट कभी पूरी नहीं हो पाएगी फिर। इसीलिए स्टोमेटा इनके कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं बेटा? छुपे हुए होते हैं, गड्ढों में प्रेजेंट होते हैं, पिट्स में मौजूद होते हैं। और उस छुपे हुए गड्ढे में जो स्टोमेटा प्रेजेंट होता है उसको संकन, छुपा हुआ, संक है, डूबा हुआ, ऐसे समझ लो, उसको हम स्टोमेटा कहते हैं। ठीक है, इनके पास बेटा एक स्पेशल पाथवे चलती है, फोटोसिंथेटिक पाथवे, जिसको हम क्रैसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म कहते हैं। जो बच्चों ने मुझसे 11th पढ़ी होगी उनको पता होगा कैम पाथवे क्या होता है। एक स्पेशल तरीका होता है बेटा जो सिर्फ कैम प्लांट्स में दिखाई देता है, जिसमें प्लांट्स अपना स्टोमेटा दिन के टाइम पर बंद रखता है। ठीक है, स्टोमेटा क्या करता है बेटा? स्टोमेटा ऐसे प्लांट्स में स्टोमेटा दिन के टाइम पर बंद होता है। क्यों? क्योंकि दिन के टाइम पर खुल गया तो टेम्परेचर और ट्रांसपिरेशन का डायरेक्ट रिलेशन है, टेम्परेचर ज्यादा ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगी, इसीलिए दिन में डेजर्ट में टेम्परेचर ज्यादा होता है, इसीलिए ऐसे प्लांट्स क्या करते हैं? अपना स्टोमेटा बंद करते हैं। और ये स्टोमेटा खुलता कब है बेटा? ये स्टोमेटा खुलता है ड्यूरिंग नाइट। ऐसा स्पेशल स्टोमेटा सिर्फ कैम प्लांट्स में मौजूद होता है, और ये प्लांट्स फिर इस चीज का फायदा उठाते हैं और एक स्पेशल फोटोसिंथेटिक पाथवे शो करते हैं जिसका नाम है क्रैसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म, और ये सिर्फ चलती है क्रैसुलेशन प्लांट्स में या कैम प्लांट्स में। डिटेल है नहीं पाथवे का, अभी आपको जानने की जरूरत नहीं बेटा, क्योंकि हम सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं चीजों को। ठीक है, क्योंकि ये स्टोमेटा रात में खुलता है, इसको स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा कहते हैं। स्कोटो का मतलब डार्क, क्योंकि स्टोमेटा डार्क नाइट में एक्टिव होता है। ठीक है, ओपेंशिया जो कैक्टस होता है बेटा, उसकी लीव्स स्पाइन्स में रिड्यूस हो जाती है। कांटा क्यों है?
वो जो आपको कांटा दिखाई देता है कैक्टस के ऊपर, ये वाला कांटा, ये एक्चुअली बेटा लीफ है जो कि स्पाइन में कन्वर्ट हो गई है, क्योंकि लीफ का सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है और ज़्यादा सरफेस एरिया से ज़्यादा ट्रांसपिरेशन हो सकता है, तो उन्होंने सरफेस एरिया को रिड्यूस करके अपने आप को लीफ के फॉर्म में कर दिया है। और इनका जो स्टेम होता है बेटा वो फिर फ्लैट और ग्रीन हो जाता है और फोटोसिंथेसिस के लिए, जैसे ये आप कैक्टस में देखते हो बेटा, ये वाला जो ग्रीन पार्ट है ये स्टेम है, क्योंकि इनकी लीफ स्पाइन में रिड्यूस हो गई तो फोटोसिंथेसिस कौन करेगा, तो उस केस में बोलता है मैं हूं ना, मैं बन जाता हूं ग्रीन, और उस ग्रीन स्टेम को 11th क्लास में पढ़ा होगा, क्या कहते हैं, फाइलोक्लैड। तो ये इस तरीके से अडेप्टेशन प्रेजेंट होती है बेटा डेजर्ट प्लांट्स में, डेजर्ट कंडीशन, उस हाई टेम्परेचर पे सर्वाइव करने के लिए। नेक्स्ट है बेटा मैमल्स फ्रॉम कोल्डर क्लाइमेट्स। पहाड़ियों के आपने देखे होंगे जो एनिमल्स होते हैं, उनके जो ईयर्स और लिम्स होते हैं, जितने भी एक्सट्रीमिटीज जो एक्सट्रीम में प्रेजेंट होती हैं वो छोटे होते हैं, ठीक है। तो दे हैव शॉर्टर ईयर्स एंड लिम्स टू मिनिमाइज हीट लॉस, इसको क्या कहते हैं बेटा, एलेंस रूल। फिर पोलर सी, पोलर सी में आपने सुना होगा, पोलर, पोलर मतलब ठंडा, पोलर रीजन्स में मौजूद हैं। तो पोलर सील्स जो है बेटा ये कैसे इतने ठंडे पानी में रह पा रहे हैं, इनके पास बेटा मोटी लेयर है फैट की, मोटी चमड़ी है, उस थिक लेयर ऑफ फ्लैट को बेटा ब्लबर कहते हैं। ब्लबर, मोटा चमड़ी है फैट का, ब्लबर इंसुलेटर की तरह काम करता है उनमें, और फिर उसको उन पानी में रहने में मदद करता है, क्योंकि इंसुलेटर काम करेगा तो ठंड लगेगी नहीं, ठीक है। तो थिक लेयर ऑफ फैट इज फाउंड इन एक्वेटिक मैमल्स जैसे कि सील्स बिलो देयर स्किन, और ये इंसुलेटर की तरह काम करता है और इनके बॉडी हीट को रिड्यूस कर देता है, सो दैट दे कैन इजीली थ्राइव इन द पोलर सीज, पोलर रीजन्स। इसके बाद उसके पास तो ब्लबर था, और आ जाइए, अच्छा ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पोलर सीज वाला। ऑल्टीट्यूड सिकनेस, ये कौन सी सिकनेस है बेटा, ये कौन सी बीमारी है, आपने देखा होगा बेटा पहाड़ों पर जाते हो, हाई ऑल्टीट्यूड में जाते हो तो कुछ लोगों को उल्टियाँ लग जाती हैं, कुछ लोगों को सर दर्द होने लगता है। जैसे लेह लद्दाख में जाते हो ना तो आपको एक दिन बोलते हैं एक्लेमेटाइज करो, उस कंडीशन में एक्लेमेटाइज मतलब अडेप्ट करो, नहीं तो सर दर्द हो जाता है, कुछ लोग दवाइयाँ लेते हैं, वॉमिटिंग, चक्कर, ऐसी फीलिंग आती है, तो ये बेटा सिकनेस है। ये सिकनेस आपको जब हाई ऑल्टीट्यूड पे होती है उसको ऑल्टीट्यूड सिकनेस कहते हैं। तो देखो क्या लिखा हुआ है, इट इज़ एक्सपीरियंस्ड एट हाई ऑल्टीट्यूड, जहाँ पे बॉडी को इनफ ऑक्सीजन नहीं मिलता, क्यों, क्योंकि प्रेशर कम है, प्रेशर कम है, ऑक्सीजन कम हो जाती है, और इसी की वजह से ये सारी बीमारी, सिकनेस आपको फील होती है, ठीक है। क्या होता है, नौजिया, फैटीग, थके थके रहते हो, हार्ट बीट बढ़ जाती है। ये ज़ूलॉजी में भी पढ़ा होगा आपने 11th क्लास में। तो इस कंडीशन में हमारी बॉडी कैसे अडेप्ट करती है बेटा, इस कंडीशन में हमारी बॉडी आरबीसी बढ़ा देती है, और आरबीसी बढ़ जाता है तो आप देखो एक दिन के बाद, कुछ टाइम के बाद आप ठीक हो जाते हो, मतलब उस सिकनेस के लिए हमारी बॉडी ने रिस्पॉन्स, अडेप्टेशन शो की है आरबीसी की प्रोडक्शन को इंक्रीज करके, ठीक है। देखो बॉडी आरबीसी की प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देती है, ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हम उस कंडीशन को सरवाइव कर लेते हैं। ये हमारे शरीर में चेंज हुआ है, तो ये फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन है। जब बाहर जैसे स्पाइन वगैरह था तो वो क्या था बेटा, वो एक मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन थी, ठीक है। उसके बाद मोस्ट ऑफ द एनिमल्स में बेटा आप देखोगे, चाहे ह्यूमंस हो चाहे कोई भी हो, हर एक टेम्परेचर है जिस पे काम करना होता है, जैसे 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर वो टेम्परेचर में हेरा फेरी होती है तो ऑर्गेनिज्म अच्छे से काम नहीं कर पाता है। लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे आर्की बैक्टीरिया, ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी रह सकते हैं। इतने ज़्यादा टेम्परेचर पे क्यों रह पाते हैं बेटा, आर्की बैक्टीरिया को लवर्स ऑफ एक्सट्रीम कंडीशन कहा जाता है, 11th क्लास में पढ़ा होगा। इनकी जो सेल वॉल है वो बहुत यूनिक है केमिकली, दैट इज वाई ये हर कंडीशन में रह सकते हैं, बिकॉज दे आर बायोकेमिकल अडेप्टेशन शो करते हैं ये। उसके बाद एंटार्क्टिक फिश, ये फिश बेटा बिलो 0 डिग्री पर रह जाती है, 0 डिग्री के नीचे तो जम जाना चाहिए, इसका खून क्यों नहीं जमता, हमारा तो जम जाएगा बेटा, टाइटैनिक देखी होगी ना, सब जम गए थे, ये क्यों नहीं जमते हैं, क्योंकि इनके बॉडी फ्लूइड में बेटा एंटी फ्रीजिंग सॉल्यूट होता है, और उस एंटी फ्रीजिंग सॉल्यूट से इनका बॉडी फ्लूइड जमता नहीं है, और इसी वजह से एंटार्क्टिक फिश बड़े इजीली सर्वाइव कर जाते हैं। सारी एनसीईआरटी की लाइन है, बॉडी फ्लूइड में होता है एंटी फ्रीज सॉल्यूट, जो बोला है वही इंग्लिश में लिखा हुआ है, बाय विच दे कैन मैनेज टू कीप देयर बॉडी फ्लूइड्स अवे फ्रॉम फ्रीजिंग।
उसके बाद बहुत सारे मरीन इन्वर्टिब्रेट्स एंड फिशेज हैं बेटा, इनको बोलते हैं ये बायोकेमिकली अडेप्टेड है। ठीक है, क्यों बेटा? जितना नीचे जाते जाते हो ना समुंदर के, प्रेशर उतना बढ़ता चला जाता है, और जितना ऊपर जाते जाते हो बेटा प्रेशर घटता है। वो याद है ना भी सबमरीन जिसमें लोग करोड़ों रुपए दे करके गए थे देखने के लिए, कैसे इम्प्लोजन हुआ था? क्यों बेटा? प्रेशर, एक्सट्रीम प्रेशर है नीचे। इतने एक्सट्रीम प्रेशर में इतना पैसा लगा करके वो मशीन सरवाइव नहीं कर पाई, जिसको कंट्रोल करने के लिए इतने लोग लगे हुए थे। तो ऑर्गेनिजम्स कैसे रह पा रहे हैं इतने प्रेशर पर? क्रशिंग प्रेशर है बेटा, कुछ भी क्रश हो सकता है। ठीक है, जहां का प्रेशर नॉर्मल प्रेशर से 100 गुना ज्यादा है। ठीक है, इतना ज्यादा गहराई में इतना प्रेशर, तो ऑर्गेनिज्म कैसे रह पाता है? उनके शरीर में कुछ बायोकेमिकल अडेप्टेशन होती है जिसके वजह से वो आसानी से वहां पर रह पाते हैं। तो ये भी एक अडेप्टेशन है जो बहुत सारे मराइन इन्वर्टिब्रेट्स और फिशेज में दिखती है। फिर है बेटा डेजर्ट लिजर्ड। डेजर्ट लिजर्ड के पास कोई भी फिजियोलॉजिकल एबिलिटी नहीं है कि वो अपने शरीर के अंदर चेंज ले आए और अपने इन्वायरमेंट से अडेप्ट कर पाए, लेकिन इनके पास बिहेवियरल तरीका होता है जिससे ये अपने चेंजिंग इन्वायरमेंट में रह सकते हैं। ये डेजर्ट में रहने वाले लिजर्ड्स हैं, देखो ये क्या करते हैं, इनके पास फिजियोलॉजिकल एबिलिटी नहीं होती एक्सट्रीम कंडीशन टेम्परेचर से कोप अप करने के लिए, बट ये मैनेज कर लेते हैं बेटा, अपने बॉडी टेम्परेचर को अडेप्ट करवा लेते हैं बाय बिहेवियरल मीन्स। बिहेवियरल मीन्स का मतलब क्या है? ये धूप में चले जाते हैं, सन बाथिंग करते हैं, दे बास्क इन द सन, मस्त सन को एब्जॉर्ब करते हैं। कब? जब इनका बॉडी टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है तो धूप में जाकर के धूप सेकते हैं। जब इनको लगता है मस्त ठीक ठाक मेरा बॉडी टेम्परेचर हो गया है, तो ये जो बरो बनाते हैं इसमें घुस जाते हैं। इसको हम बोलते हैं बिहेवियरल तरीका, किसी भी कंडीशन में सर्वाइव करके अडेप्टेशन शो करने का। ठीक है, इसके बाद बेटा ऑर्गेनिज्म खत्म कर ली। ऑर्गेनिज्म के बाद जो हम पढ़ेंगे दैट इज पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स। पॉपुलेशन में आप देखोगे बेटा जो ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक थे वो पॉपुलेशन में नहीं मिलेंगे। जैसे मैं एक इंडिविजुअल हूं, मैं अपना बर्थ डेट या कोई एक्स पर्सन है जो मर गया है उसका डेथ डेट बताऊंगी। मैं अपना जेंडर या सेक्स को डिफाइन करूंगी फीमेल, आप अपने जेंडर या सेक्स को डिफाइन करोगे मेल फीमेल। तो ये ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक हैं। मैं अपना एक एज बताऊंगी, आप अपना एक एज बताओगे, तो एक इंडिविजुअल के रिस्पेक्ट में है। पॉपुलेशन में बेटा बर्थ रेट होती है, जनसंख्या, ठीक है, पूरी ओवरऑल बताई जाती है, एक दिन में एक ईयर में कितना बर्थ हुआ, दैट इज बर्थ रेट। ठीक है, कोविड के टाइम पर इंडिविजुअल का डेथ थोड़ी बता रहे थे न्यूज में, वो डेथ रेट बता रहे थे, क्योंकि ग्रुप आ गया ना तो ग्रुप में बर्थ रेट और डेथ रेट चलता है। फिर सेक्स रेशियो बताई जाती है, जैसे इंडिविजुअली सेक्स या जेंडर बताया जाता है, बट ग्रुप में रेशियो बताई जाती है कि मेल का प्रोपोर्शन ज़्यादा है किसी स्टेट में या फीमेल का प्रोपोर्शन ज़्यादा है, उसको हम बोलते हैं सेक्स रेशियो। फिर किसी जगह का, मान लो दिल्ली में तुम पढ़ रहे हो या किसी कंट्री का पढ़ रहे हो, हम जापान को बोलते हैं ओल्ड एज कंट्री, क्यों? क्योंकि वहाँ पर बूढ़ों की संख्या ज़्यादा है ना। हमारा वाला यंग जनरेशन ज़्यादा है। तो ग्रुप देख रहे हो ना, तो ग्रुप में एक एक इंडिविजुअल का एज नहीं बताओगे, एज पिरामिड बताओगे कि कौन सा ग्रुप वाला पॉपुलेशन ज़्यादा है, यंगर वाला ज़्यादा है, बूढ़ों का ज़्यादा है। तो ये देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो देखो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है पॉपुलेशन के पास कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, एट्रीब्यूट्स का मतलब कैरेक्टर्स, जो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के पास नहीं हो सकता। ऑब्वियसली यहाँ पर इंडिविजुअल की बात करो, यहाँ पर ग्रुप की बात करोगे, तो जो चीज़ें आपको इंडिविजुअल में मिलती है वो चीज़ें आपको ग्रुप में नहीं मिल सकती। ठीक है, कुछ पॉइंट्स है बेटा, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपको पॉपुलेशन में मिलता है, जैसे डेथ रेट एंड बर्थ रेट। ठीक है, जब चेंज हो, अगर चेंज आ रहा है डेथ की वजह से उसको डेथ रेट कहते हैं, अगर चेंज आ रहा है बर्थ की वजह से उसको बर्थ रेट कहते हैं। सेक्स रेशियो में तब क्या है बेटा, फीमेल और मेल का प्रपोर्शन। ठीक है, मान लो फीमेल 1000 पॉपुलेशन है, ठीक है, उसमें से 600 हैं, मेल क्या है बेटा 400, तो ये वहाँ का सेक्स रेशियो है उस जगह का। ठीक है, पॉपुलेशन एज क्या होती है, यही जो मैं आपको बता रही थी कि एक पॉपुलेशन देखोगे, मान लो इंडिया का पॉपुलेशन देखो, तो आपको उसमें बहुत सारे प्री रिप्रोडक्टिव दिखाई देंगे, मतलब बच्चे जो यंग जनरेशन वाले हैं, जो अभी रिप्रोडक्शन वाली एज में नहीं गए हैं। दूसरे आपको बहुत रिप्रोडक्शन वाली एज के दिखाएंगे। आपको पता है कि काफ़ी टाइम तक एक ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर सकता है जब तक फीमेल्स में मेनोपॉज ना हो, मतलब धीरे धीरे एज
बाद में ऑब्वियसली फर्टिलिटी बहुत कम हो जाती है, बट टिल द टाइम उसको क्या बोलोगे, रिप्रोड्यूसिंग फर्टिलिटी वाला स्टेज। और जो बूढ़े वाले स्टेज होते हैं, ठीक है, जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, उनको हम क्या कहते हैं, पोस्ट रिप्रोडक्टिव स्टेज। तो पॉपुलेशन में इंडिविजुअल एज नहीं होता, इन एज के बारे में बताते हो आप, ठीक है। जब हम इन ग्रुप्स को रिप्रेजेंट कर लेते हैं बेटा पिरामिड के फॉर्म में, उसको क्या बोलते हैं बेटा, एज पिरामिड। तो एज पिरामिड क्या होता है बेटा, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है इन सारे ग्रुप्स का। 3 प्रकार के एज पिरामिड्स होते हैं बेटा, ट्राइंगुलर, बेल शेप्ड एंड अर्न शेप्ड। ये 3 शेप क्यों आ रहे हैं, ये देखो, एक होता है एक्सपैंडिंग, एक होता है स्टेबल, और एक होता है बेटा डिक्लाइनिंग। अगर आप ये वाला देखोगे तो यहाँ पर यंगर जनरेशन ज़्यादा है, और उससे कम कौन सा ग्रुप है बेटा, रिप्रोडक्टिव, और सबसे कम है बेटा ओल्ड, बूढ़े, पोस्ट रिप्रोडक्टिव। अगर ऐसा होता है किसी कंट्री में कि यंग वाले ज़्यादा हो, बूढ़े वाले कम, ऐसी पॉपुलेशन को एक्सपैंडिंग कहा जाता है, और इनको पॉजिटिव ग्रोथ रेट कहा जाता है। और उस टाइम पर पिरामिड का शेप देखो क्या है बेटा, ये ट्राइंगुलर। इंडिया का ऐसा ही है बेटा एज पिरामिड, ठीक है। उसके बाद देखो बेटा दूसरा है स्टेबल। स्टेबल में क्या है बेटा, इसको बोलते हैं जीरो ग्रोथ रेट, स्टेबलाइज हो गई है ग्रोथ, बढ़ नहीं रही, घट भी नहीं रही है, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो बेटा जो यंगर वाली जनरेशन है वो रिप्रोडक्टिव वाले से बराबर है। जैसे यूएस वगैरह में जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं ज़्यादातर उनमें इसी प्रकार का ग्रोथ होता है, ठीक है। और शेप कैसा आएगा बेटा, इस तरीके का बेल शेप। ये क्या है, बेल शेप। ये क्या था, ट्राइंगुलर। और लास्ट वाला देखो क्या है बेटा, डिक्लाइनिंग, ठीक है। लास्ट वाला क्या है बेटा, डिक्लाइनिंग। डिक्लाइनिंग क्यों, क्योंकि यंगर की देखो कितनी कम है खाना, ओके सॉरी, यस, तो व्हाट आई वाज टेलिंग यू, यंगर की जो जनरेशन है वो कितनी कम है, और ये देखो उससे ज्यादा प्री रिप्रोडक्टिव ही हैं, बल्कि सॉरी रिप्रोडक्टिव वाले हैं, और यंगर से ज्यादा बल्कि देखो बूढ़ों की संख्या है, ठीक है। तो ऐसे ग्रोथ को बोलते हैं, अगर पॉपुलेशन किसी कंट्री की ऐसे है जहां पर यंगर कम है, बूढ़े ज्यादा, तो डिक्लाइनिंग है। बिकॉज बूढ़े बेटा अल्टीमेटली ज्यादा टाइम तक के लिए नहीं जिएंगे, उनकी जो एज है आपको पता है सेनेसस वगैरह शुरू हो गई है, तो ऐसे पॉपुलेशन को डिक्लाइनिंग कहा जाता है, ठीक है। कम हो जाएंगे, डिक्लाइनिंग हो जाएंगे, और इसको नेगेटिव ग्रोथ रेट कहते हैं। और इसका शेप कैसा आता है बेटा, इसका शेप आता है ऐसे मटके के जैसा, इसको बोलते हैं अर्न शेप। जैसे जापान में यही है, ओल्ड एज कंट्री इसको इसीलिए कहा जाता है, उनमें इस तरीके की ग्रोथ रेट मिलती है, ठीक है। तो कोविड के टाइम पर पहला जो कोविड था, कह रहे थे इटली में ज़्यादा डेथ हो रही है, वहाँ पर ज़्यादा डेथ हो रही है, क्योंकि पहला वाला स्ट्रेन बूढ़े पे अटैक कर रहा था, ठीक है, वीक इम्यून सिस्टम जिनका था। इसी वजह से बेटा वहाँ पर जहाँ जिस कंट्री में बूढ़े पोस्ट प्रोडक्टिव एज वाले ज़्यादा थे, ओल्डर एज वाले ज़्यादा थे, तो वो इसलिए ज़्यादा वहाँ पर हल्ला मच रहा था। हम बचे हुए थे उस टाइम पर क्योंकि हमारा यंगर पॉपुलेशन ज़्यादा है, ठीक है। अब है बेटा पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ किस किस पे डिपेंड करती है? पॉपुलेशन ग्रोथ क्या सिर्फ बर्थ और डेथ पे डिपेंड करती है? बर्थ हो रहा है तो पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ जाएगा, डेथ हो रहा है तो पॉपुलेशन ग्रोथ घट जाएगा? नहीं बेटा, 2 और फैक्टर होते हैं। एक होता है बेटा इमिग्रेशन और एक होता है एमिग्रेशन। जैसे यहाँ के बहुत सारे लोग बेटा, जैसे पंजाब वगैरह के आपने देखा होगा, दे मूव टू द कनाडा। गुजराती जो हैं बेटा, दे मूव टू द यूएस। बहुत यूएस वगैरह में बहुत लेन है बेटा जिसको गुजराती लेन कहा जाता है, ठीक है। और कनाडा में भी आपको पता है बहुत सारे पंजाबीज हैं, तो उन्होंने यहाँ से वो मूव आउट किए हैं। तो अब यहाँ से क्योंकि वो मूव आउट कर गए, एग्जिट कर गए, तो पॉपुलेशन डेंसिटी इंडिया की तो घट गई है, बट जहाँ पर वो गए हैं वहाँ की उन्होंने पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ा दी है। तो पॉपुलेशन डेंसिटी इन्फ्लुएंस होती है 2 और चीज़ों पर, एक है इमिग्रेशन और एक है एमिग्रेशन। तो देखो पॉपुलेशन डेंसिटी जिसको हम रेफर करते हैं एन से, ठीक है, अगर बर्थ होगी जिसको हम नेटेलिटी कहते हैं तो पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ जाएगी। अगर डेथ होगा तो पॉपुलेशन डेंसिटी घट जाती है। और किस चीज़ से बढ़ेगी? अगर तुम्हारे कंट्री में कोई बाहर से आ रहा है, ठीक है, तो पॉपुलेशन डेंसिटी इंडिया की इंक्रीज हो जाएगी। इमिग्रेशन, जैसे एयरपोर्ट वगैरह पे जाते हो ना, तो अगर आप वापस आ रहे हो अपने देश में तो इमिग्रेशन वाले काउंटर पर आते हो, है ना। और अगर देश से बाहर जा रहे हो, एग्जिट,
ई से याद रखना, ई से मतलब एग्जिट, तो उसको एमिग्रेशन कहते हैं, क्योंकि तुमने अपने देश को छोड़ा, ठीक है, एग्जिट मारा कहीं और पर जा करके परमानेंटली बसने के लिए, तो क्योंकि एग्जिट मारा है बेटा तो पॉपुलेशन डेंसिटी घटाई है तो माइनस। तो और क्या पॉपुलेशन डेंसिटी हमेशा, मान लो फॉर एग्जांपल हमने पॉपुलेशन काउंट किया था कुछ टाइम पर, पहले तो हम चाइना से कम थे, कुछ टाइम के बाद अभी न्यूज़ आई थी कुछ टाइम पहले कि अब हम सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड हैं। तो पॉपुलेशन फिक्स नहीं होती बेटा, ये बदलती रहती है, कभी ज़्यादा हो सकती है, कभी किसी से कम हो सकती है, रेस है ना, रेस कोई आगे भाग सकता है, कोई पीछे रह सकता है, तो इस तरीके से। इसीलिए एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि पॉपुलेशन डेंसिटी स्टैटिक नहीं है, स्टैटिक मतलब सेम नहीं है, ये चेंज हो सकती है, कभी कोई मर गया, ठीक है, तो पॉपुलेशन घट जाएगी, बहुत सारे बच्चे आ गए, पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, कोई कंट्री से चला गया किसी जगह से, पॉपुलेशन घट जाएगी। तो कंट्री से समझा रही हूँ, ऐसा एरिया से भी हो सकता है बेटा, एक एरिया में 100 टाइगर हैं, 100 के तो क्या आज से 5 साल बाद भी 100 ही रहेंगे, आज से 2 साल बाद भी 100 ही रहेंगे? नहीं, बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। बढ़ेगा किससे? बर्थ से और इमिग्रेशन से। घटेगा किससे? डेथ और इमिग्रेशन से। क्लियर है? तो अगर बर्थ और इमिग्रेशन बेटा ज्यादा होगी डेथ और इमिग्रेशन से, तो पॉपुलेशन साइज बढ़ेगी। अगर इसका उल्टा हो गया तो पॉपुलेशन साइज बेटा घट जाती है, रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे बेटा पॉपुलेशन इंटरैक्शंस की। किसकी बात करेंगे बेटा? हम बात करेंगे पॉपुलेशन इंटरैक्शंस की। तो आप देखो ये सारे नाम एनसीईआरटी में प्रोटो कोऑपरेशन नहीं है, आप छोड़ सकते हो, मैं आपको बस हिंट दे दूंगी होता क्या है ये। सबसे पहले आप देख रहे हो पहला इंटरैक्शन दिया हुआ है म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म में दो स्पीशीज जो पार्टिसिपेट करते हैं बेटा, दोनों को फायदा मिलता है, इसलिए इसको प्लस प्लस रिलेशनशिप कहा गया है। जैसे बेटा ये देखो, ये फिग है, इसके अंदर एक कीड़ा आता है, उस कीड़े का नाम होता है वास्प। तो फिग वास्प को आने क्यों देता है? पॉलिनेशन के लिए। ठीक है, और वास्प अंदर क्यों जाता है बेटा? इस फिग के फ्रूट में, ठीक है, फिग के फ्लावर में, फिग वाले प्लांट के पास क्यों जाता है बेटा? क्योंकि ये अंदर अपने अंडे को देने जाता है, एग लेइंग के लिए। दोनों का फायदा हो गया। जब दो ऑर्गेनिज्म एक साथ इंटरैक्ट करते हैं और दोनों का फायदा हो, उसको म्यूचुअलिज्म कहते हैं। ये देखो कितने सारे आपको कीड़े दिख रहे होंगे, ये देखो कीड़े दिख रहे हैं, दिस इज वास्प। तो वास्प और फिग का जो रिश्ता होता है बेटा, वो म्यूचुअलिज्म होता है। दोनों ने जीने मरने की कस्में साथ में कहा रखी हैं। जो भी ऑर्गेनिज्म म्यूचुअलिज्म वाला इंटरैक्शन शो करता है बेटा, क्योंकि पॉपुलेशन का मतलब क्या, बहुत सारे स्पीशीज हैं, तो बहुत सारे स्पीशीज आपस में इंटरैक्ट कर सकते हैं, उस इंटरैक्शन को हम कहते हैं पॉपुलेशन इंटरैक्शन। जैसे फिग और वास्प अलग अलग स्पीशीज है, एक पेड़ है और एक वास्प इंसेक्ट है, बट दे आर इंटरैक्टिंग, और इस इंटरैक्शन से दोनों को फायदा मिल रहा है, तो उसको म्यूचुअलिज्म कहते हैं। अगर बेटा वास्प बदल गया, नहीं आ रहा है फिग को पॉलिनेट करे, फिग मर जाएगा। इन्होंने जीने मरने की कस्में साथ में खा रखी हैं, एक गया दूसरा भी एलिमिनेट हो जाएगा। प्रोटो कोऑपरेशन में भी बेटा दो स्पीशीज जो पार्टिसिपेट करते हैं, उन दोनों को फायदा मिलता है। ठीक है, दोनों को फायदा मिलता है, बट इनमें और इनमें फर्क क्या है? प्रोटो कोऑपरेशन कहता है कोई बात नहीं, ठीक है, दे आर फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स। तुमने सुना होगा ना, एक होते हैं एकदम जिगरी दोस्त, दीज आर ठीक है, जब तक फ्रेंडशिप है ठीक है, नहीं भी है तो कोई बात नहीं, दूसरा फ्रेंड ढूंढ लेंगे। ठीक है, तो ये इन्होंने जीने मरने की कस्में नहीं खा रखी। दो ऑर्गेनिज्म साथ साथ है, फायदा मिलेगा दूसरे को, नहीं भी है तो मरेंगे नहीं। ठीक है, बट म्यूचुअलिज्म में दोनों स्पीशीज को साथ साथ रहना जरूरी है, ये ऑब्लिगेट रिश्ता, अदरवाइज सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। फिर होता है कमेंसलिज्म। एक को फायदा मिलता है बेटा, दूसरे स्पीशीज को कुछ भी नहीं मिलता, उसको हम कमेंसलिज्म कहते हैं। ठीक है, कुछ भी नहीं मिलता बेटा, उसको मिलता है बाबा जी का ठुल्लू। फायदा दे रहा है दूसरा स्पीशीज को, बट इसको कुछ नहीं मिल रहा। कंपटीशन आपको पता है, दो स्पीशीज लड़ेंगे, ठीक है, दोनों को नुकसान पहुंचेगा, माइनस माइनस, फायदा नहीं, डेट्रीमेंटल हो दोनों के लिए हार्मफुल है। ठीक है, जो बेटर होगा वो सर्वाइव करेगा एंड रेस्ट विल बी एलिमिनेटेड। प्रिडेशन में क्या होता है बेटा? एक दूसरे को खाते हैं। अब शेर डियर को खा रहा है, तो शेर का तो पेट भर रहा है, तो शेर को तो फायदा मिल रहा है बेटा। फॉर एग्जाम्पल शेर को तो फायदा मिल रहा है, बट डियर की तो जान गई ना बेटा, उसका तो नुकसान हो गया। ठीक है, पैरासिटिज्म, पैरासाइट, जुएं हमारे जो हेड के ऊपर रहते हैं, हेड लाइस, हमारा खून चूस रहे हैं, उनको तो फायदा मिल रहा है प्लस, हमारा तो खून चूस रहे हैं, हम तो उनके होस्ट हो गए, हमारा तो खून खत्म कर रहे हैं। ठीक है, माइनस, एक को फायदा एक को नुकसान। अमेंसलिज्म में
एक का घाटा एक का कुछ भी, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, ये वाला हिसाब किताब है बेटा एमेंसलिज्म में, है ना। तो ये कुछ पॉपुलेशन इंटरेक्शंस हैं, विथ एग्जाम्पल्स आपको पढ़ने हैं, ठीक है। यू हैव टू स्टडी विथ एग्जाम्पल्स। तो फटाफट बेटा एग्जाम्पल्स रिवाइज कर लेते हैं। जैसे म्यूचुअलिज्म में तो फिग एंड वास का बताया है। दूसरा एक और चीज है बेटा, यहां पर देखो ये किसका एग्जाम्पल है बेटा, ये सीडो कॉपुलेशन का एग्जाम्पल है। लास्ट चैप्टर का जो पैराग्राफ है उसमें ये डायग्राम मिलेगा। सीडो का मतलब क्या होता है बेटा, फॉल्स कॉपुलेशन, फॉल्स मेटिंग है। ये दिखती है एक ऑर्किड के स्पीशीज में। एक ऑर्किड का स्पीशीज होता है बेटा ओफायरस। ये बड़े ही स्मार्ट ऑर्किड हैं, मेडिटेरेनियन रीजन में मिलते हैं। ये क्या करते हैं बेटा, अपने एक पेटल को बिल्कुल फीमेल हनी बी की तरह कन्वर्ट कर दे। आपको ऐसा लग रहा है पेटल है, बड़े एक्चुअली में पेटल है, बट इन्होंने पेटल को हनी बी से रिजेंबल करवा लिया है। इनके पास स्पेशल मैकेनिज्म है धोखा देने वाली, ठीक है, बुद्धू बनाने वाली मैकेनिज्म है। अब कोई भी बेटा, अगर हम इतने एडवांस है, हमें देख करके लग रहा है कि हनी बी है, तो जो बी है मेल बी, उसको लगता है ये फीमेल बी है। अब मेल तो बेटा फीमेल से अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो वो आ जाता है इसके पास, बट एक्चुअली में बी थोड़ी है, ये तो बुद्धू बनाने के लिए उसको ऐसा करवाया गया है। तो मेल आता है, उसको लगता है फीमेल है, तो वो कॉपुलेट करने की कोशिश करता है, बट इन रिटर्न इसको कुछ भी नहीं मिलता, बट इस प्लांट्स को पॉलिनेशन मिल जाता है। ये असली वाला कॉपुलेशन था नहीं, तो इसको सीडो कॉपुलेशन कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं बेटा, और इसको कहते हैं सेक्सुअल डिसीट। डिसीट का मतलब धोखा, जो मेल आया था उसको धोखा मिला है, उसको इन रिटर्न कुछ भी नहीं मिला है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म में जो स्पीशीज को फायदा मिलता है बेटा उसको कमेंसल कहते हैं, जिसको नहीं मिलता उसको होस्ट कहते हैं। ये सारे 4 एग्जाम्पल्स हैं जो आपको पढ़ने हैं और जिसका मैंने यहाँ पर ऐड भी कर रखा है। ये देखो बेटा, ये क्या है बेटा, ये सी एनिमोन है। आपने देखा होगा, स्कूबा डाइविंग वगैरह की होगी तो लोग इसको देखने जाते हैं। नीमो, वो मूवी भी देखी होगी, ऐसे से घूमता रहता है, वीडियो में देखा होगा। तो ये सी एनिमोन है, ये जो घूमता है ना, इसके स्टिंकिंग टेंटिकल्स होते हैं, इसमें पॉइजन होता है। तो ये रंग बिरंगी मछली क्लाउन फिश होती है, ये हमेशा देखो वहीं पर मंडराते हुए नजर आती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रहेंगे तो इसको फायदा मिलेगा। सी एनिमोन उनको प्रोटेक्ट करके रखते हैं, कोई भी बड़ी मछली इसको खाने नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि उनको पता है ये छोटी वाली मछली का एक दोस्त है, एक बॉडी गार्ड है, दैट इज सी एनिमोन। अगर वो आते हैं तो ये अपना टॉक्सिन छोड़ देती हैं और वो मर जाते हैं। तो देखो, सी एनिमोन को कोई इससे फायदा नहीं हो रहा है। सी एनिमोन का तो काम है, ये इनके पास इसमें टॉक्सिन है, वो तो उनका काम है, बट क्लाउन फिश को उनके साथ रहने से फायदा मिल रहा है, कमेंसलिज्म। तो क्लाउन फिश यहाँ पर फायदा उठा रही है, सी एनिमोन को बाबा जी का टुल्लू, जीरो, कोई फायदा नहीं। ये देखो बेटा, वेल है, वेल के बैक पर ये छोटे छोटे आपको बर्नाकल दिख रहे हैं। तो बर्नाकल को तो रहने के लिए मस्त जगह मिल गई इतनी सी बड़ी, वेल को कुछ भी नहीं मिला। वेल यहाँ पर होस्ट है, बर्नाकल ने फायदा उठाया उसका। ये देखो बेटा, छोटे छोटे इसको बर्ड्स कहते हैं, इसको कैटल एग्रेट बर्ड्स कहते हैं, कैटल एग्रेट बर्ड्स, ठीक है। यहां पर ये फायदा उठाती हैं, ये कमेंसल है, प्लस इनको फायदा हो रहा है। इस काऊ को, इस कैटल को कोई फायदा नहीं हो रहा है, ये बेचारा होस्ट है, इसका फायदा उठाया जा रहा है। कैसे? अब गाय बेटा झाड़ी खा रहा है, घास पे फीड कर रहा है, तो जब ये घास खाएगा तो अपने पैरों से, अपने मुंह से जब घास को खाएगा तो उससे निकलेंगे कुछ कीड़े। तो ये बर्ड्स इसके आसपास ही मंडराते रहती हैं, सो दैट ये घास खाए और उससे कीड़े निकले और कीड़ों को ये खा जाए। तो इनको फायदा मिल रहा है, ये कमेंसल है, इसको कुछ नहीं मिल रहा बेटा, ये तो मासूम है, ये बस घास खा रहा है, ये होस्ट है। तो ऐसे रिश्ते को बेटा क्या कहते हैं बेटा? कमेंसलिज्म। क्या कहते हैं? कमेंसलिज्म। नेक्स्ट आता है बेटा कंपटीशन। कंपटीशन 2 तरीके का हो सकता है, अगर सेम स्पीशीज के बीच में हो तो इंट्रा स्पेसिफिक, 2 स्पीशीज के बीच में हो इंटर स्पेसिफिक। इवोल्यूशन जो हुई थी बेटा, डार्विन जी ने बताया था कि इंटर स्पेसिफिक इवोल्यूशन हुई थी। अब कंपटीशन जब होगी बेटा तो उससे 2 चीज हो सकती है, कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन और एक हो सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जिस्टेंस। कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन और एग्जिस्टेंस क्या है? एक्सक्लूजन का मतलब क्या है बेटा? एलिमिनेशन। 2 स्पीशीज लड़ाई करेंगे तो जो बेहतर होगा वो सरवाइव करेगा और जो बेहतर नहीं होगा वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। जैसे पैरामीशियम ऑरेलिया और पैरामीशियम कॉर्डेटम,
जब अलग अलग थे तो बड़े मजे में ग्रो कर रहे थे, दोनों पैरामीशियम को साथ में रखा, लड़ाई की, और पैरामीशियम ऑरेलिया बढ़िया थी, वो सरवाइव की, कॉर्डेटम अलग होगी। बेटा जैसे यार घर में भाई बहन सिबलिंग्स होते हैं, ठीक है, अगर सर्दियों के टाइम पे उनको एक रजाई दे दो ना, तो एक रजाई शेयर करो ना, जहां पर शेयर करोगे बेटा वहां लड़ाई हो। कोई कभी खींच लेता था रजाई, कोई कभी खींच लेता था रजाई, तो मम्मी से कंप्लेन करते थे, यार मम्मी मुझे अलग रजाई दो, मैं इसके साथ नहीं सो पाता, है ना, तो मम्मी फिर तुम दोनों को अलग अलग कर देती। तो अलग अलग में कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। बेड शेयर करोगे तो भी प्रॉब्लम होगी, तो मेरे साइड पर आ गया तो मेरे साइड, जहां पर भी शेयरिंग होगा बेटा ना वहां पे प्रॉब्लम होगी। और उस शेयरिंग में बेटा क्या होता है, जो बेहतर तरीके से फाइटिंग देगा, फाइट करेगा, वो सरवाइव करेगा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो नहीं कर पाएगा उस दुनिया से एलिमिनेट हो जाएगा। बट कोएग्जिस्टेंस भी हो सकता है, मतलब दो कॉम्पिटिटिव स्पीशीज एक साथ साथ एग्जिस्ट भी कर सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं बेटा, कॉम्पिटिटिव कोएग्जिस्टेंस। जैसे खाने का बंटवारा कर लो, रिसोर्स की पार्शनिंग कर लो, ठीक है, रिसोर्स शेयर कर लो, तो आप ये सब चीज को अवॉइड कर सकते हो, कंपटीशन को अवॉइड कर सकते हो। खाने का टाइम बदल लो, खाने का पैटर्न बदल लो। दो एग्जांपल्स थे ऐसे बेटा, जैसे 5 क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज थे वार्बलर्स की, बेटा ये बर्ड्स होती हैं जिन्होंने कंपटीशन अवॉइड किया था अपना खाने का पैटर्न बदल करके। ये किसने बताया था, मैकआर्थर जी ने। फिर एक थे बेटा डार्विन। डार्विन ने देखा था, आपने पढ़ा होगा गैलापागोस आइलैंड में 14 बर्ड्स थी जिनके सबके बीच चोंच अलग अलग थी, चोंच अलग खाना अलग। तो इस तरीके से उन्होंने बीक के पैटर्न को बदल करके एक साथ एक ही जगह पर रह करके कंपटीशन को अवॉइड किया। तो जरूरी नहीं बेटा हमेशा लड़ाई से हल निकले, कभी कभार खाने के तरीके को बदल लो, पैटर्न को बदल लो, तो भी हल निकल सकता है। जैसे डार्विन फिंचेस का एग्जाम्पल है, जैसे इस वाली वार्बलर का एग्जाम्पल, ये बताया था डार्विन जी ने, ये बताया था मैकआर्थर जी ने। समटाइम्स बेटा आपको कैसे पता चलता है कंपटीशन एग्जिस्ट करती है इकोसिस्टम में, क्योंकि कंपटीशन रिलीज हो सकता है और इंटरफेरेंस कंपटीशन भी हो सकता है। कंपटीशन रिलीज का क्या मतलब है बेटा, अगर जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम ही हटा दो बेटा, तो वो स्पिरिट रहेगी लड़ाई करने की नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल बेटा एक डियर है, एक टाइगर है, डियर को पता है टाइगर उसको खा जाएगा, लेकिन अगर टाइगर को वहां से हटा दो, सुपीरियर स्पीशीज को वहां से हटा दो, तो टाइगर की डियर की पॉपुलेशन बढ़ती चली जाएगी। तो पहले क्यों नहीं बढ़ रही थी, क्योंकि पहले कंपटीशन वाला मौजूद था, पहले वहां पर कंपटीशन देने वाला स्पीशीज वहां पर मौजूद था। लेकिन जैसे ही तुमने उसका कंपटीशन हटाया, उसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो गई। तो जब कंपटीशन को रिलीज कराते हो एक्सपेरिमेंटली, तो हम देखते हैं कि जो पॉपुलेशन कम थी वो पॉपुलेशन बढ़ गई। ये एग्जाम्पल है कॉम्पिटिटिव रिलीज का। तो बढ़ रहा है तो ये सबूत मिल रहा है बेटा कि नेचर में कंपटीशन था। तो जब कंपटीशन था तो डियर अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज नहीं कर पा रहा था, लेकिन जैसे ही उसका कंपटीशन तुमने हटाया उसकी पॉपुलेशन बढ़ गई। दूसरा होता है इंटरफेरेंस कंपटीशन। इंटरफेरेंस का मतलब क्या होता है बेटा, अगर आपको पता है कि आपके इलाके में सुपीरियर स्पीशीज है, इतना पता ही होना काफी है, आपका ऑटोमेटिकली फीडिंग एफिशिएंसी कम हो जाएगा। जैसे अपने घर में बेटा तुम जितनी रोटी खाते हो, मैं हमेशा बच्चों को एग्जांपल देती हूँ, ठीक है, तो तुम शर्मो शर्मी में ना अपने रिश्तेदारों के थोड़ा कम खाते होगे। क्यों? क्योंकि तुम्हें उनकी प्रेजेंस इंटरफेयर करती है अपने फुल कैपेसिटी में खाने में, शर्म आती है ना, हेजिटेट करते होगे। कुछ बच्चों को शायद नहीं भी आती होगी, तो शर्म क्यों आ रही है, क्यों तुम फुल एक्सप्लॉइट नहीं कर पा रहे हो, तुम्हारी फीडिंग एफिशिएंसी क्यों कम हो रही है, क्योंकि उनकी प्रेजेंस इंटरफेयर कर रही है। सिमिलरली बेटा सिस्टम में, इकोसिस्टम में अगर सुपीरियर स्पीशीज मौजूद है तो उसकी मौजूदगी आपकी फीडिंग एफिशिएंसी को पूरी तरीके से एक्सप्लॉइट नहीं होने देगी। इसको बोलते हैं इंटरफेरेंस कंपटीशन। तो ये दोनों एविडेंस है बेटा, लेकिन हमें ये पता चल चुका है कंपटीशन जरूरी नहीं है बेटा कि सिर्फ क्लोज रिलेटेड स्पीशीज में होता है, जैसे पैरामीशियम कॉर्डेटम और ऑरेलिया, तो टोटली अनरिलेटेड स्पीशीज में भी हो सकता है। ठीक है, जैसे टोर्टोइस और गोट में हुआ था, गोट बढ़िया ग्रेजर थे तो वो बच गए थे गैलापागोस में, और टोर्टोइस कछुआ एलिमिनेट हो गया था, दे आर अनरिलेटेड स्पीशीज। ठीक है, फ्लेमिंगोस क्या होती हैं बेटा, बर्ड होता है, और फिश अलग अलग स्पीशीज हैं, बट ये भी सेम चीज के लिए कॉम्पीट करते हैं, जू प्लैंक्टन। तो रिलेटेड अनरिलेटेड दोनों में हो सकती है। कंपटीशन बेटा तुम्हारा देखो कंक्लूड किया है हमने, रिलेटेड अनरिलेटेड दोनों में हो सकती है। कंपटीशन से एक्सक्लूजन कोएग्जिस्टेंस दोनों हो सकता है। रिसोर्स लिमिटेड हो तो डेफिनेटली होगी, रिसोर्स अनलिमिटेड हो तो भी हो सकती है बेटा। जैसे खाना भरपूर बनाया था रिश्तेदारों ने, बट फिर भी तुम नहीं खा पा रहे थे,
क्योंकि कंपटीशन मौजूद था, हेजिटेशन मौजूद थी, इंटरफेरेंस मौजूद था। तो रिसोर्स अनलिमिटेड था, फिर भी तुम खा नहीं पा रहे थे, इंटरफेरेंस कंपटीशन। नेक्स्ट आता है प्रिडेशन। प्रिडेटर जो खा रहा है उसको फायदा मिलता है, जिसका शिकार हो रहा है उसको प्रे बोलते हैं, उसका नुकसान, उसकी तो जान जा रही। जैसे टाइगर डियर को खा रहा है, प्रिडेटर। स्पैरो सीड खाता है, प्रिडेटर। एनिमल हर्बीवोर, प्रिडेटर। और ये सारे क्या हैं? प्रे। प्रिडेटर को मिलता है फायदा, इनको मिलता है नुकसान। प्रिडेशन का फायदा क्या है बेटा? ये एक दूसरे को खाएंगे तो पेट कैसे भरेंगे? और फूड चेन पड़ा होगा ना, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है, दूसरा तीसरे को खाता है, इसी से तो बेटा एनर्जी का फ्लो होता है। और बेटा अगर टाइगर डियर को खाए गए ना तो डियर ही डियर दिखेंगे। प्रे के स्पीशीज को कंट्रोल करने के लिए भी प्रिडेशन बहुत अच्छा होता है। तो देखो, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी जिसको हम फूड चेन कहते हैं, पेट भरने के लिए, प्रे की पॉपुलेशन को अंडर कंट्रोल रखने के लिए, दूसरा बेटा स्पीशीज डाइवर्सिटी मेंटेन रखने के लिए। नहीं तो ये जो छोटे स्पीशीज होते हैं, प्रे स्पीशीज, इनको कोई खाएगा ही नहीं तो ये अपनी जनसंख्या बढ़ा लेते हैं, और अपनी जनसंख्या बढ़ाने से आपस में कंपटीशन करके मर जाते हैं। जैसे पिजास्टर फिश का एग्जाम्पल लिया हुआ एनसीईआरटी ने, ठीक है। डिटेल लेक्चर देखोगे तो सारा एग्जाम्पल डिटेल में पढ़ाया हुआ है, यहाँ पे रिवाइज कर रहे हैं हम, मैं बार बार एम्फसाइज कर रही हूँ बेटा। फिर प्रिडेशन से बचे कैसे? तुम्हें कोई थप्पड़ मारने आएगा तो तुम थप्पड़ खाने के लिए वहां खड़े रहोगे? नहीं, तुम भी भागोगे। तो जब पता है टाइगर आने वाला है तो डियर भी दौड़ लगाता है, नेशनल ज्योग्राफिक चैनल में देखा होगा। और क्या तरीका होता है बेटा? देखो, जो प्रीडेटर होते हैं ना वो बहुत प्रूडेंट होते हैं। प्रूडेंट का मतलब बेटा बहुत शातिर है, बहुत स्मार्ट है। कभी भी टाइगर एक ही दिन में पूरे डियर को खा करके अपना हाजमा पेट नहीं भरेगा, क्योंकि अगर वो कोई डियर छोड़ेगा ही नहीं तो वो डियर रिप्रोड्यूस कैसे करेंगे, बच्चे कैसे आएंगे, कल को क्या खाएगा? तो कभी भी कोई प्रीडेटर अपने प्रे को ओवर एक्सप्लॉइट नहीं करता, नहीं तो उसको पता है कुछ टाइम पे उसको भी निकल लेगा इस दुनिया से। इसी वजह से प्रीडेटर को बहुत स्मार्ट, इंटेलिजेंट कहा जाता है, होशियार। और बहुत सारे डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं बेटा जो प्रे स्पीशीज में देखने को मिलते हैं। जैसे एनिमल्स में कैमोफ्लेज मिलता है, केमिकल डिफेंस मिलता है। जैसे ये देखो, ये पत्ती नहीं है, एनिमल है, इसने अपने आप को इन्वायरमेंट जैसा बना लिया है, इसको कैमोफ्लेज कहते हैं। ये देखो सांप है, ढूंढो बेटा नेचर में इतने सुंदर सुंदर एग्जाम्पल है कैमोफ्लेज। एक बार आप गूगल करना, आप पहचान नहीं पाओगे कि उसमें एनिमल छुपा हुआ है। ये देखो सांप छुपा हुआ है बेटा, पता ही नहीं लग पाएगा। ये देखो बेटा, इसकी आंख, ये देखो, ये रहा इसका ये है, इसका ये देखो, इसकी आंख, उल्लू दिख रहा है आपको? पेड़ से बिल्कुल कैमोफ्लेज कर चुका है, बिल्कुल उन्होंने कलर बदल लिया है अपना इन्वायरमेंट से। ये देखो बेटा, इसकी आंख दिख रही है उल्लू की, बिल्कुल अपना कलर पेड़ के छाल जैसे, बार्क जैसे कर लिया है। तो इस प्रकार का डिफेंस मैकेनिज्म होता है जिससे एनिमल बच सकता है, क्योंकि एनिमल जो इनको खाने आएगा वो इनको पहचान ही नहीं पाएगा। इनको लगेगा पत्ती है, इसको लगेगा पत्ती है, खाएगा ही नहीं। गिरगिट इज द बेस्ट एग्जाम्पल यार, है ना? वो क्यों करती है अपना कलर? अपने आप को बचाने के लिए प्रेडेटर से। प्लांट के पास जो कांटे हैं, ठीक है, वो उनमें भी एक तरीके का डिफेंस है, अडेप्टेशन है अपने आप को हर्बीवोर से बचाने के लिए। तो प्लांट्स और एनिमल्स अगर अपने आप को प्रेडेशन से बचाना चाहते हैं, अपनी जान नहीं गंवाना चाहते हैं, तो दे विल शो दिस थिंग। एंड द लास्ट वन इज बेटा, प्लांट्स का भी देखो बेटा यहाँ बता दिया है कि इनके पास कुछ केमिकल्स होते हैं, केमिकल्स के जरिए या कांटे और स्पाइंस लगा करके अपने आप को बचा लेते हैं। द लास्ट वन इज पैरासिटिज्म। पैरासाइट बेटा होस्ट स्पेसिफिक होता है। पैरासाइट को फायदा मिलता है, जिस होस्ट का वो खून पी रहे हैं उनको कोई फायदा नहीं मिलता। पैरासाइट और होस्ट को इवॉल्व करते हैं, जैसे हमारे ऊपर हेडलाइंस है बेटा, हमें कोई फायदा थोड़ी देर खुजली और मचा देती है ना? अब देखो एडेप्टेशन क्या क्या होना चाहिए बेटा, ह्यूमन डिजीज में ही पढ़ते होगे, क्योंकि उनको तो हमारे शरीर के अंदर रहना है, तो जितने भी अननेसेसरी सेक्स ऑर्गन्स है वो सब हटा देते हैं। उनको हमारे शरीर से चिपकने के लिए बेटा एडहेशन वाले ऑर्गन्स चाहिए, जैसे हुक और सकर। उनको हमारे शरीर के अंदर रखना है तो कोई भी फालतू का डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता, बट हमारे शरीर में आकर के इन्फेक्शन वो बहुत प्रोड्यूस करते हैं, तो उनका रिप्रोडक्शन एबिलिटी बहुत ज़्यादा होता है और लाइफ साइकिल बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, एक से ज़्यादा हो। जैसे प्लाज्मोडियम जो मलेरिया कॉज करता है, वो पैरासाइट है, एक होस्ट हम और एक होस्ट मच्छर, फीमेल एनाफिली, ठीक है। क्या क्या इंपैक्ट हो सकता है बेटा पैरासाइट का? बेटा जानलेवा साबित हो सकता है, जिससे हमारा सर्वाइवल के चांसेस घटा देता है, ठीक है।
ये रिप्रोडक्शन, बेटा जब मलेरिया हो जाता है, बीमार हो जाता है, तो क्या ग्रोथ, क्या रिप्रोडक्शन होती है होस्ट की, कुछ भी नहीं होता उस टाइम पर, ठीक है। और अगर डेथ हो जाएगी, खतरनाक वाला अगर मलेरिया हो गया बेटा, उसके भी बड़े सारे टाइप होते हैं, तो बेटा होस्ट की पॉपुलेशन डेंसिटी मर जाएंगे तो घटने लगेगी, ठीक है। और जिस टाइम पे आप बीमार होते हो फॉर एग्जांपल मलेरिया से, ठीक है, तो उस टाइम पर बेटा और भी बीमारी लगने के चांसेस होते हैं, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, तो आपको वो वनरेबल बना लेता है बाय मेकिंग इट यू फिजिकली वीक। ये पॉइंट फिर से रिपीटेड है, ठीक है। उसके बाद बेटा यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं कि जो जुए हमारे सर के ऊपर रहती हैं वो एक्टोपैरासाइट है। ये देखो डॉग्स के ऊपर ये जो टिक्स दिखता है ऊपर है शरीर के, तो एक्टोपैरासाइट है। ये देखो कोपोपॉड्स ऑन मरीन फिश, ये क्या है बेटा, ये भी एक्टोपैरासाइट है। ये भी क्या है, एक्टोपैरासाइट, जो शरीर के ऊपर है वो एक्टोपैरासाइट है। ये अमरबेल है, ये कसकटा, ये भी एक्टोपैरासाइट है, ठीक है। ये कैलोट्रोपिस का पेड़ यहाँ पर ऐड किया है बेटा। कैलोट्रोपिस अपने आप को प्रेडेटर से बचाने के लिए, आपने देखा नहीं होगा कोई गाय भैंस बकरी इसको खाती है इस पेड़ को, क्यों, क्योंकि इसका पेड़ का तोड़ोगे ना बेटा, एक मिल्की लैटेक्स निकलता है, वो केमिकल है, वो केमिकल वो खाएंगे तो मर जाएंगे। तो प्लांट केमिकल भी सिक्रीट करता है अपने आप को बचाने के लिए प्रेडेटर से, ठीक है। एंडोपैरासाइट जैसे प्लाज्मोडियम, और इसका तो आप लाइफ साइकिल पढ़ते हो, आपको ज्यादा पता होगा एंडोपैरासाइट के बारे में। द लास्ट एग्जाम्पल इज बेटा अमेंसलिज्म, ठीक है। यहां पर ये लिखा हुआ है बेटा कि फीमेल मॉस्किटो एज अ पैरासाइट क्यों नहीं, बेटा पैरासाइट होने के लिए आप कुछ टाइम हमारे ऊपर व्यतीत तो करो, वो तो काटती हैं और वो निकल जाती हैं। तो फीमेल मॉस्किटो को सिर्फ हमारा ब्लड चाहिए होता है, ठीक है, अपने रिप्रोडक्शन के लिए। वो हमारे ऊपर टाइम स्पेंड नहीं करती यार, टाइम स्पेंड करती तो हम उसको पैरासाइट बोलते हैं, इसी वजह से उनको पैरासाइट नहीं कहा जाता है। एनसीईआरटी में एक स्पेशल टाइप का पैरासिटिज्म है बेटा, जिसको ब्रूड पैरासिटिज्म कहते हैं। 3 इडियट्स का वो फेमस डायलॉग सुनो, याद होगा कि कोयल अपना घोंसला कभी नहीं बनाती है, वो अपने अंडे को किसमें रखती है, चिड़िए के घोंसले में, क्योंकि उनके एग रिजेंबल करते हैं। फिर उनके अंडे जब फटते हैं, कोयल के बच्चे बाहर आते हैं, तो कौओं के अंडे को धक्का मार के गिरा देते हैं। वो वीरू सहस्त्रबुद्धे वायरस का डायलॉग था। दैट इज अ काइंड ऑफ ब्रूड पैरासिटिज्म, कुकू बर्ड और क्रो में जो दिखाई देता है, ठीक है। कुकू बर्ड इज कोयल। देन द लास्ट वन इज बेटा अमेंसलिज्म, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को इनहिबिट कर देता है, माइनस एक को घाटा दूसरे का कुछ नहीं, जिसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, न्यूट्रल। इसके ये एग्जाम्पल्स हैं। ज्यादातर एंटीबायोटिक्स इसी पर वर्क करते हैं, इस वाले पॉपुलेशन इंटरैक्शन पर, ठीक है, जहां पर एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को इनहिबिट करता है बाय सिक्रीटिंग सम सॉर्ट ऑफ केमिकल्स, ठीक है। तो दैट वाज ऑल फॉर द रिवीजन फॉर द एनसीईआरटी मैपिंग ऑफ दिस चैप्टर बेटा। yes, so we have covered each and everything, so that's all for this lecture बेटा, ठीक है। अगले लेक्चर में हम मिलेंगे और बात करेंगे अगले चैप्टर ऑफ इकोलॉजी की। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।